everyone, this is Chandni Dinani welcoming you to Magnate Brains, and today we are going to begin the new chapter of our syllabus that is titled as A Visit to Cambridge, written by Firdaus Kanga. अब ये जो complete chapter है that is taken from, और it's a bit extract यानी थोड़ा मोटा part है from हेवन ऑन व्हील्स. व्हील्स मतलब व्हील चेयर. तो अगर हम यहाँ पे एक पिक्चर देखें, सो हियर वी कैन सी टू पीपल, जिनमें से एक को तो 100% आई एम श्योर कि आप लोग जानते ही होंगे. दिस इज अ वेरी रिनाउंड पर्सन दैट इज स्टीफन हॉकिंग. और ये पर्सन जो है वो किस पे बैठे हैं? व्हील चेयर पे. सिमिलरली जो दूसरा पिक्चर आपको दिख रहा है दैट इज द ऑथर और द राइटर, जिनका नाम है फिरदौस कैंगा, और वो भी किस पे बैठे हुए हैं? एक व्हील चेयर पे. नाउ बोथ ऑफ देम हैड एन इंटरव्यू, हैड एन इंटरेक्शन विद ईच अदर, और उसी पे बेस्ड जो भी इनकी बातचीत हुई है वो हम देखेंगे इस चैप्टर में. Now, as we can see, the title is A Visit to Cambridge. So, when this author went to the place to England, there he went to Cambridge. ठीक है. अब इंग्लैंड में कैम्ब्रिज के नाम से बहुत ज़्यादा फेमस था, यानी इंग्लैंड मीन्स कैम्ब्रिज, कैम्ब्रिज मीन्स इंग्लैंड, दैट्स इट. बट जब इनको समझ आता है कि भाई वहाँ पे स्टीफन हॉकिंग नाम के पर्सन भी रहते हैं, हु इज़ अ वेरी वेल नोन पर्सन, जिन्होंने इस पोजीशन में रहकर भी बहुत कुछ अचीव किया था जो नॉर्मल लोग भी नहीं कर पाते, तो उनसे मिलने का इनका मन किया. और फिर इनको फॉर्चुनेटली एक मीटिंग या अपॉइंटमेंट बोल सकते हो मिल भी जाती है, इनका इंटरव्यू होता है इनके साथ, एंड व्हाट एग्जैक्टली दे शेयर विद ईच अदर, वो सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर में. नाउ पूरी जर्नी पे बेस्ड फिरदौस कैंगा ने, जो कि एक इंडियन ऑथर हैं, उन्होंने अपनी बुक हेवन ऑन व्हील्स पे लिखा हुआ है, जिसमें सॉर्ट ऑफ इन्होंने अपनी लाइफ के बारे में भी बात की है, और उसके साथ साथ कुछ जो भी इंसिडेंसेस हैं, कुछ फिक्शनरी चीज़ें हैं, सब कुछ बताया उन्होंने. तो एक ऑटोबायोग्राफी कह सकते हैं, सेमी ऑटोबायोग्राफी, बिकॉज टोटली इन लोगों की लाइफ के बारे में नहीं है. तो उसमें इन्होंने जो भी चीज़ें बातचीत मेंशन की हैं रिस्पेक्टिवली रिलेटेड टू स्टीफन हॉकिंग, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इन दिस चैप्टर. क्लियर? तो चलो जल्दी से पहले फिरदौस कैंगा के बारे में हम थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं, देन हम कुछ 1 to 2 लाइन्स में डिस्कस करेंगे व्हाट एग्जैक्टली आर वी गोइंग टू सी इन दिस चैप्टर, एंड देन वी हैव बीन गिवन एन इंट्रोडक्शन अबाउट दिस पर्सन एंड दिस पर्सन, यानी कि अबाउट स्टीफन हॉकिंग एंड फिरदौस कैंगा. तो उन सब के बारे में हम पढ़ेंगे, एंड देन वील बिगिन विद द वेरी फर्स्ट पैराग्राफ. So Firdaus Kanga was born in 1960. He is an Indian writer and actor who lives in London. So he specifically lives in London, और ये एक एक्टर भी हैं और एक इंडियन ऑथर भी हैं. He has written a novel trying to grow a semi-autobiographical novel set in India and a travel book Heaven on Wheels about his experiences in the UK when he met Stephen Hawking. तो इन्होंने क्या किया ना, ट्राई किया एक सेमी ऑटोबायोग्राफी. जैसे हम ऑटोबायोग्राफी जानते हैं खुद की पर्सनल लाइफ के बारे में खुद ही लिखना, बायोग्राफी किसी और की लाइफ के बारे में कोई और लिखता है. सेमी ऑटोबायोग्राफी मतलब खुद की लाइफ के बारे में तो है बट आधा पार्ट, बाकी सारी चीज़ें जो है वो अलग हैं, कुछ इंसिडेंसेस हैं, कुछ फिक्शनल कैरेक्टर्स, इमेजिनेटिव स्टोरीज, बहुत सारी चीज़ें इसमें मिक्स हो सकती हैं, उसे कहते हैं सेमी ऑटोबायोग्राफी. और इनका जो बुक जो जिसका नाम इन्होंने रखा था हेवन ऑन व्हील्स, इट्स अ ट्रैवल बुक, जिसमें इन्होंने पूरी जर्नी के बारे में मेंशन किया है, जो भी इनके एक्सपीरियंसेस रहे जब ये यूके गए थे, यूनाइटेड किंगडम, और वहाँ पे जब ये स्टीफन हॉकिंग से मिलते हैं तो वहाँ पे क्या बातचीत होती है, वो भी चीज़ें इस बुक में मेंशन की गई हैं. सो विजिट टू कैम्ब्रिज इज एन एक्सपीरियंस ऑफ द ऑथर इन इंग्लैंड व्हेन ही विजिटेड कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी एंड हैड एन इंटरव्यू विद स्टीफन हॉकिंग. तो अभी तक समझ आ ही चुका है कि ये जो चैप्टर वो एक्सपीरियंस है हमारे ऑथर का, जब वो इंग्लैंड गए, वहाँ पे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जाके इन्होंने स्टीफन हॉकिंग से इंटरेक्शन किया, कम्युनिकेट किया, और उसी पे बेस्ड इन्होंने अपनी पूरी एक्सपीरियंसेस यहाँ शेयर किए. अब हमें और भी अच्छे से इंट्रोडक्शन दिया हुआ है इन दोनों के बारे में, दैट इज फिरदौस कैंगा एंड स्टीफन हॉकिंग. चलिए वो जल्दी से पढ़ लेते हैं. सो दिस इज द स्टोरी ऑफ मीटिंग टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल. नॉर्मल नहीं बल्कि हटके जो लोग होते हैं उन्हें हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कहते हैं. और वो दो लोग कौन हैं? बोथ ऑफ देम डिसेबल्ड और डिफरेंटली एबल्ड एज वी नाउ से. तो जब भी कोई पर्सन होता है जिसमें बोल सकते हो जो नॉर्मल नहीं है, नॉर्मल इन द सेंस जैसे कि अगर हम कंप्लीटली अपने आपको देखें तो वी हैव एवरीथिंग, वी हैव आईज, वी कैन टॉक, वी कैन हियर, वी कैन स्मेल, वी कैन वॉक, राइट, हमारे हाथ काम कर रहे हैं, हर एक चीज़ परफेक्ट है. बट कुछ लोग होते हैं अनफॉर्चुनेटली हु डू नॉट हैव वन ऑफ दीज थिंग्स. जैसे कि यहाँ पर एक जो हम चल सकते हैं, चलने की हमारी एक क्वालिटी है, हमें एक गिफ्ट मिला है कि यस वी कैन वॉक, राइट, बट ये दोनों पर्सन जो हैं वो वॉक नहीं कर सकते, वो व्हील चेयर पे बैठे हैं. द थिंग्स और द डिसीज और वट एवर वॉज द कंडीशन विद बोथ ऑफ देम दैट मेड देम टू कन्फाइन टू अ व्हील चेयर, यानी उस पर ही बैठना है इनको. तो इसीलिए ऐसे लोग को हम क्या कहते हैं कि डिसेबल्ड हैं, एबिलिटी नहीं है. बट ज़्यादा अच्छा वर्ड क्या यूज़ किया जाता है आजकल? डिफरेंटली एबल्ड, यानी अलग तरीके की एबिलिटी है. एंड दिस इज अ वेरी ब्यूटिफुल वर्ड दैट हैज बीन यूज्ड इन दिस चैप्टर. स्टीफन हॉकिंग इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ आवर टाइम.
और स्टीफन हॉकिंग बहुत वेल नोन है, ही इज अ वेरी 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 वेल नोन साइंटिस्ट। तो अगर इनको नॉर्मली कोई देखे और जो जानता ना हो इनके बारे में तो वो कोई बिलीव ही नहीं करेगा कि दिस पर्सन कुड हैव अचीव्ड सो मच। अभी भी हम आगे जाके पढ़ेंगे इनके अचीवमेंट्स के बारे में। सो दिस इज हाउ ही इज डिफरेंटली एबल्ड, नॉट डिसेबल्ड। And he suffers from a form of paralysis that confines him to a wheelchair and allows him to speak only by punching buttons on a computer which speaks for him in a machine-like voice. Now इनके साथ कोई ऐसी कंडीशन थी जिसकी वजह से इनकी पूरी बॉडी पैरालाइज्ड हो गई थी। पैरालाइज्ड यानी जिसमें मूवमेंट नहीं बचता है, और इस वजह से ये एक व्हील चेयर पे ही बैठे रह गए लाइफ टाइम। एंड दिस ओनली अलाउड हिम टू स्पीक, बट कैसे बात करते थे ये, इनको पंच करना पड़ता था अपने वर्ड्स को, और फिर एक मशीन लाइक वॉइस जो है वो इनकी बातों को सामने वाले को बताती थी। तो ये कुछ भी नहीं कर पाते थे, जस्ट दैट इनके हाथ में कुछ मूवमेंट्स थी जिसकी वजह से ये पंच कर पाते थे। अदर देन दैट बाकी कोई भी मूवमेंट उनकी बॉडी में नहीं था। फिर भी इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया है। फिरदौस कैंगा इज अ राइटर एंड जर्नलिस्ट हु लिव्स एंड वर्क्स इन मुंबई। तो वो राइटर भी हैं, एक जर्नलिस्ट भी हैं जो कि मुंबई में रहते हैं। और इसके पहले अभी करेंटली बात करें तो वो भी लंदन में है। तो अभी करंट वाला जो इंट्रोडक्शन था वो मैंने आपको दे दिया, और ये आपकी बुक में मेंशन है इंट्रोडक्शन, वो भी हम यहाँ देख रहे हैं। सो कैंगा वॉज बॉर्न विद ब्रिटल बोन्स। ब्रिटल बोन्स यानी कि जो हड्डियों में ज्यादा ताकत नहीं होती, बहुत जल्दी टूट जाती हैं। दैट टेंडेड टू ब्रेक इजीली व्हेन ही वाज अ चाइल्ड। तो जब ये छोटे थे तो ब्रिटल बोन्स का ये कंडीशन होता था कि बहुत जल्दी ये बोन्स ब्रेक हो सकती हैं। लाइक हॉकिंग कैंगा मूव्स अराउंड इन अ व्हील चेयर। और इसीलिए जब बोन्स में ताकत नहीं थी तो वो फिर ताकत ही नहीं रही बचनी चलने की, तो इस वजह से ये भी व्हील चेयर पे अपनी पूरी लाइफ स्पेंड करते हैं। द टू ग्रेट मैन एक्सचेंज थॉट्स ऑन व्हाट इट मीन्स टू लिव लाइफ इन अ व्हील चेयर। और दोनों एक दूसरे से क्या कम्युनिकेट कर रहे हैं, इस चैप्टर में क्या एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं कि व्हील चेयर पे लाइफ स्पेंड करना इन दोनों को कैसा लगता है। एंड ऑन हाउ द सो कॉल्ड नॉर्मल पीपल रिएक्ट टू द डिसेबल्ड। सो कॉल्ड का मतलब क्या है, यानी कि जो लोग मानते हैं हम नॉर्मल हैं, ठीक है, वो लोगों के पास सब कुछ भी है, नॉर्मल एबिलिटीज हैं, फिर भी वो चीजें नहीं कर पाते जो कि इन दोनों एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोगों ने की है अपनी लाइफ में। तो जो डिफरेंटली एबल्ड लोग हैं, यानी जिन्हें हम डिसेबल्ड कह देते हैं और उस तरीके से रिएक्ट करते हैं उनके अगेंस्ट, कि हंस देते हैं, अरे बाप रे कैसा लग रहा है एंड ऑल, वो सारी चीजें कैसी हैं वो सब हमको यहाँ पे रियलाइज हो जाएगा इन दिस चैप्टर। इफ एवर वी हैव डन सच थिंग्स एंड देन वी विल बी एबल टू रियलाइज दैट दे आर नॉट डिसेबल्ड, दे आर डिफरेंटली एबल्ड एंड दे आर फार बेटर than these so-called normal people. Clear? All right. So the chapter begins from here. Cambridge was my metaphor for England. And it was strange that when I left it had become altogether something else because I had met Stephen Hawking there. तो वो बोलते हैं, जो ऑथर हैं फिरदौस, वो बोलते हैं कि कैम्ब्रिज मेरे लिए इंग्लैंड का मेटाफर है। मेटाफर का मतलब क्या होता है, अ थिंग रिगार्डेड एज रिप्रेजेंटेटिव और सिंबॉलिक ऑफ समथिंग एल्स। जैसे हम पोइट्री में भी यूज करते हैं मेटाफर का, बोला कुछ गया है पर उसका मतलब कोई और है, हम कुछ और सिंबलाइज करना चाहते हैं, उसे मेटाफर कहते हैं, एक सॉर्ट ऑफ कंपैरिजन। वैसे ही कैम्ब्रिज जो है वो एक रिप्रेजेंटेटिव था ऑथर के लिए इंग्लैंड का, यानी इंग्लैंड मतलब कैम्ब्रिज। And it was strange that when I left it had become, पर उनको बहुत अजीब लगता है कि जब मैं वहां से जा रहा था तो ये all together completely change हो चुका था because I had met Stephen Hawking there. यानी जब पहले कैम्ब्रिज के अंदर वो एंटर कर रहे थे, इनकी स्टीफन हॉकिंग से मीटिंग होती है, उसके पहले उनके लिए कैम्ब्रिज ही इंग्लैंड था, ठीक है, बट जब वो वहां से वापस आ रहे थे तब उनका ये व्यू पॉइंट बिल्कुल कंप्लीटली चेंज हो गया जब ये स्टीफन हॉकिंग से मिलके वापस आ रहे थे। It was on a walking tour through Cambridge that the guide mentioned Stephen Hawking, poor man who is quite disabled now, though he is a worthy successor to Isaac Newton, whose chair he has at the university. अब यहाँ पे क्या होता है कि वो बोल रहे थे कि मैं ऐसी वॉकिंग टूर कर रहा था, व्हेन यू गो टू दीज प्लेसेस ना, तो आप जैसे हमारे इंडिया में कोई आता है घूमने तो हम वो लोग वहाँ पे टूर गाइड्स होते हैं, उनको हर एक जगह लेकर जाते हैं, हर एक जो भी स्पेशल प्लेस है, म्यूजियम्स हैं, चर्च हैं, हर जगह लेके जाते हैं। सिमिलरली यहाँ आप जाते हो, अगर आप घूमने जाते हो इंग्लैंड, तो आपको कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का भी वॉकिंग टूर मिलता है। तो ये जो है एक तरीके से देख रहे थे कैम्ब्रिज को, सारी चीजें देख रहे थे, तो वहां पर एक जो गाइड था उसने ये चीजें मेंशन की कि स्टीफन हॉकिंग के बारे में क्या बोलते हैं वो, कि ही इज अ पुअर मैन, बेचारा आदमी, हु इज क्वाइट डिसेबल्ड नाउ, जो कि डिसेबल्ड है, नॉर्मल एबिलिटीज नहीं है, दो ही इज अ वर्दी सक्सेसर, बट फिर भी वो क्या है, एक बिल्कुल लायक सक्सेसर है। सक्सेसर मीन्स अ पर्सन दैट सक्सीड्स अनदर, यानी इसैक न्यूटन के बाद अगर कोई वहां पर लायक था उनकी चेयर के लिए तो वो कौन है, स्टीफन हॉकिंग। न्यूटन इज अ वेरी वेल नोन साइंटिस्ट, राइट, उसके बाद अगर उनका कोई सक्सेसर है इसका मतलब वो भी बहुत बड़ा इंसान होगा, राइट, इन टर्म्स ऑफ एबिलिटीज, एंड दैट वाज नन अदर देन स्टीफन हॉकिंग।
So overall in this paragraph we can say that when the author went to England, he thought that Cambridge is just the symbolic way or the representative of what England is. But when he was coming back after meeting Stephen Hawking, his viewpoint completely changed. It was not Cambridge which represented England only, it was also people like Stephen Hawking. And when he was just going, you know, he was having a walking tour when he went to just see England, there the guide, the person who shows you everything, there is this person, tour guide kind of, जो आपको guide करता है, guidance देता है कि यहाँ पे ये चीज़ हुई थी, यहाँ पे ये चीज़ हुई थी and everything. That person told this author, that person was, you know, generally talking to all the people, that here is this person who is Stephen Hawking, a poor person because he is disabled, he is on wheelchairs, and he is also a worthy successor, a worthy person or representative after Isaac Newton, whose chair is there in this university. So this is how उनको पता चलता है, हाँ स्टीफन हॉकिंग भी तो हैं जिनके बारे में इतना कुछ जाना जाता है, and he is also the one जो कि यहाँ पे वर्थ है, राइट? ऐसा नहीं है सिर्फ कैम्ब्रिज ही एक important representative है इंग्लैंड का. And I started because I had quite forgotten that this most brilliant and completely paralyzed astrophysicist, the author of A Brief History of Time, one of the biggest bestsellers ever, lived here. फिर यहाँ पे पता चलता है उनको, वो बोलते हैं कि हाँ मतलब मैं तो भूल ही गया था कम्प्लीटली कि एक जितने भी लोग जो ब्रिलियंट लोग होते हैं जिनका नाम जाना जाता है दैट दे हैव एक्सीलेंट माइंड, उनमें से एक कौन है? स्टीफन हॉकिंग. नंबर 2, वो क्या है? कंप्लीटली पैरालाइज्ड है बट ही इज अ एस्ट्रोफिजिसिस्ट. एस्ट्रोफिजिसिस्ट मींस स्कॉलर ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, ब्रांच ऑफ फिजिक्स डीलिंग विद स्टार्स, प्लैनेट्स एक्सेट्रा. तो जिस ब्रांच में स्टार्स, प्लैनेट्स, इन सब के बारे में बात की जाती है, एस्ट्रो मीन्स स्टार्स, फिजिक्स मीन्स द फिजिक्स, द ब्रांच, ठीक है. तो वो एक वेल नोन एस्ट्रोफिजिसिस्ट हैं, ऑल्दो ही इज कंप्लीटली पैरालाइज्ड. सेकेंडली उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, जो कि उस वक्त की बिगेस्ट बेस्ट सेलर्स, यानी कि जो आज तक बुक सबसे ज्यादा बिकी हैं, लोगों ने सबसे ज्यादा पसंद किया है, उनमें से एक बुक इनकी भी थी. तो ऑल्दो ही वॉज कंप्लीटली पैरालाइज्ड, ऑल्दो पीपल यूज्ड टू कॉल हिम डिसेबल्ड, बट ही वॉज द वन हु वॉज अ वेरी वेल नोन ब्रिलियंट पर्सन. ही वॉज एन एस्ट्रोफिजिसिस्ट. ऑल्सो ही हैड रिटन अ वेरी गुड बुक, अ बेस्ट सेलर बुक दैट वॉज टाइटल्ड एज अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम. और वो भी तो यहाँ रहते हैं. तो इतने इंट्रोडक्शन में समझ आ रहा है कि हम कितने बड़े इंसान के बारे में पढ़ने वाले, राइट? तो इस तरीके से इनको ऑथर को भी रियलाइज होता है कि हाँ भाई यहाँ पर सिर्फ कैम्ब्रिज नहीं है बल्कि ये पर्सन भी है. When the walking tour was done, I rushed to a phone booth and almost tearing the cord so it could reach me outside, phoned Stephen Hawking's house. अब क्या होता है, जैसे इनको ये रियलाइज होता है कि नहीं अब तो मिलना ही पड़ेगा इस पर्सन से, तो वो क्या करते हैं, वो जल्दी से भागे. जैसे ही वॉकिंग टूर वगैरह कंप्लीट हो गया, वो भागे बाहर किस तरफ? फोन बूथ की तरफ. तो ऐसे बॉक्सेस होते हैं जहाँ पे एक फोन रखा होता है, आप जाते हो, कॉइन प्लेस करते हो या फिर आप डायरेक्टली कॉल करते हो. उसके बाद जो कुछ भी चीज़ होती है, ज़्यादातर तो कॉइन्स ही आपको डालने पड़ते हैं, जो हमारे यहाँ पे भी बहुत टाइम तक चला है ये सिस्टम, और फिर आप बात करते हो. अब क्योंकि ये जो हमारे राइटर हैं, ही वॉज ऑल्सो कन्फाइंड टू अ व्हील चेयर, वो भी सिर्फ व्हील चेयर पर बैठते थे, तो वो गए फटाफट फोन बूथ पे और उन्होंने फोन को खींचा ताकि जो कॉर्ड है, जो तार है, वो बाहर तक आ पाए. और फिर वहां से उन्होंने डिसाइड किया किसको कॉल करने को, जो स्टीफन हॉकिंग का घर है वहां पे कॉल लगाएंगे. तो ये चीज जो बोली गई है ना कि वो कहाँ पे, ये क्यों करा उन्होंने, ऑलमोस्ट टीयरिंग द कॉर्ड सो इट कुड रीच मी आउटसाइड, बिकॉज ही वाज पैरालाइज्ड. तो अंदर जाने से अच्छा उन्होंने वो कॉर्ड को खींचा अपनी तरफ तक, तहां तक वो आ पाए और फिर वो कॉल कर पाए किसको? स्टीफन हॉकिंग को. डन, ऑल राइट. There was his assistant on the line and I told him I had come in a wheelchair from India. Perhaps he thought I had propelled myself all the way to write about my travels in Britain. अब क्या होता है, जैसे ये कॉल करते हैं तो स्टीफन हॉकिंग के जो असिस्टेंट है वो फोन उठाते हैं एंड देन ऑथर उनको बताते हैं कि मैं व्हील चेयर पे आया हूँ फ्रॉम इंडिया. और उनको ऐसा लग रहा था कि मतलब मैंने जो ये बात बोली, हो सकता है असिस्टेंट के दिमाग में ये आया हो कि मैं व्हील चेयर पे ही चलकर ऑल द वे इंडिया से यहाँ तक आया हूँ. तो एक ये थॉट ऑफ ह्यूमरस भी यहाँ हो सकता है, उनको ऐसा लगा हो असिस्टेंट को बोलते वक्त कि ये मैंने जो फॉर्मेशन किया सेंटेंस का, उससे यही मतलब निकल रहा है कि मैं व्हील चेयर पे ही इंडिया से यहाँ तक आया हूँ, फ्लाइट कैच नहीं किया. और मैं क्यों आया हूँ? क्योंकि मेरा जो ट्रैवल है ब्रिटेन में, मैं उसके बारे में लिखना चाहता हूँ. I had to see Professor Hawking, even 10 minutes would do. And then he was like, I have come all over from India. I want to write about the travel journey or travel experiences I had in Britain. So I also want to meet Stephen Hawking. मैं जो हूँ हॉकिंग से या प्रोफेसर हॉकिंग से भी मिलना चाहता हूँ. और आप अगर मुझे 10 मिनट भी दोगे, even if you would grant me just 10 minutes to meet this person, it would be great. It would be enough for me. Half an hour he said from 3:30 to 4. But he was so fortunate enough, सिर्फ 10 मिनट चाहिए थे और एकदम से असिस्टेंट ने उनको बोला कि चलो आपको आधा घंटा दिया, 3:30 बजे से 4 बजे तक, 3:30 to 4 तक आप जो हो आकर स्टीफन हॉकिंग से मिल सकते हो. And suddenly I felt weak all over. And because
इट वॉज लाइक कि आप जैसे फ़ोन करो, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपके कोई फेमस एक्ट्रेस है या एक्टर है आपको जो पसंद है, या फिर आपका कोई फेमस टीचर, फेमस नहीं, आपका कोई फेवरेट टीचर है, फेवरेट एक्टर है, कोई फेवरेट एक्ट्रेस है, कोई भी फेवरेट पर्सनालिटी है, और आप चाहते हो उस पर्सन से मिलने के लिए, और आप एकदम से उनको मैसेज करते हो या कॉल करते हो कि आई जस्ट वांट टू मीट यू, और वो बोलते हैं हाँ ठीक है आ जाओ, तो ये जो परमिशन मिलेगी क्या होगा, आप एकदम से शॉक्ड हो जाओगे, हैं सच्ची में हाँ बोल दिया। तो इस तरीके का जो एक शॉकिंग सा वे होगा, आपकी पूरी बॉडी ठंडी पड़ जाएगी, सॉर्ट ऑफ आपको लगेगा कि क्या हो गया, मतलब यू वुड फील समथिंग लाइक नम, आपको कुछ फील ही नहीं होगा। सेम वे में ये भी ऐसे ही फील करने लगे। And then he was also feeling weak because growing up disabled, you get fed up with people asking you to be brave, as if you have a courage account on which you are too lazy to draw a check. The only thing that makes you stronger is seeing somebody like you achieving something huge. फिर उनको समझ आया कि लाइफ टाइम जो मैंने व्हील चेयर पे अपनी जर्नी बिताई है, जो कोई आता है वो यही बोल देता है कि यू हैव टू बी ब्रेव, तुम्हें हिम्मत से काम लेना पड़ेगा, यू कैन डू इट। और ऐसा लगता है ये सब सुन के कि जैसे मेरे पास एक हिम्मत का अकाउंट हो, एक करेज का अकाउंट हो, बट मैं बड़ा आलसी हूँ वहां जाकर चेक साइन करना या फिर पैसे निकलवाने में। यानी कि ऐसा लगता था, ऑथर का कहना ये है कि जब भी हम ऐसे पर्सन को देखते हैं, फॉर एग्जांपल आप किसी पर्सन से मिलो जो कि थोड़ा डिफरेंटली एबल्ड है, जिसमें वो नॉर्मल एबिलिटी नहीं है आपकी, जैसे आपको क्या लगता है अरे बेचारा कैसे करेगा सारी चीजें, तो आप उसको लेक्चर देने लगते हो, हिम्मत से काम लो, यू कैन डू इट, यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन। अरे भाई उसको भी पता है ये चीज, राइट। तो वो बोलते हैं यहाँ पर कि जब से मैं डिसेबल या फिर मैं डिफरेंटली एबल्ड जो कंडीशन है मेरी, उसमें मैंने ग्रो किया है, व्हील चेयर पर रहा हूँ, एवरीबडी जस्ट कम्स एंड टेल्स मी यू हैव टू बी ब्रेव, यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग, एंड इट साउंड्स लाइक कि मेरे पास एक करेज का अकाउंट है, एक हिम्मत का अकाउंट है, बस मैं जाके पैसे नहीं निकलवा रहा हूँ, जाके मैं हिम्मत नहीं निकलवा रहा हूँ जितनी भी निकलवा सकूं, क्योंकि मैं बड़ा आलसी हूँ। बट ऐसा होता नहीं है। बट देन ही सेज ओनली थिंग दैट मेक्स यू स्ट्रॉन्गर, ये सब बातचीत से कोई इंसान स्ट्रॉन्ग नहीं हो जाता। वो बोलते हैं एक ऐसी चीज जो होती है जो आपको हिम्मत देती है, आपको स्ट्रॉन्ग बनाती है एज अ पर्सन, वो सिर्फ एक चीज है, जब आप अपने ही तरह किसी पर्सन को देखते हो और वो आपसे ज्यादा हासिल कर चुका है, ज्यादा अचीव कर चुका है। फॉर एग्जाम्पल जब आप अपनी क्लास में किसी बच्चे को देखते हो, आपकी तरह ही स्टूडेंट, आप ही की एज का है, आप ही की तरह पढ़ाई करता है, नॉर्मल घर फैमिली को बिलोंग करता है, और वो आपसे भी अच्छी मार्क्स ले आए, तो उस वक्त आपको रियलाइज होता है यार मैंने गलती कर दी, मेरे में ही कमी थी कि मैंने आलस दिखा दिया, आई वॉज नॉट दैट फोकस एंड दिस पर्सन वॉज, राइट। सिमिलरली कई बार हम ऐसे केसेस देखते हैं, हम कई बार ऐसे न्यूज सुनते हैं, बड़ा प्राउड फील होता है व्हेन देयर इज अ पर्सन हु इज लाइक अ सन और डॉटर ऑफ रिक्शा वाला, और समवन जो कि इतने ज्यादा फाइनेंशियली वेल टू डू नहीं है जितने आप हो, और वो पर्सन IAS आप बन जाते हैं, IPS बन जाते हैं, तो ये सारी चीज सुनकर हमें लगता है कि नहीं हम तो फिर पता नहीं क्या क्या कर सकते हैं, राइट। तो इस तरीके से बहुत अच्छी बात बोली यहाँ पर ऑथर ने कि लोग आपको सिर्फ बोल देते हैं कि आपको स्ट्रांग होना चाहिए, आपको ब्रेव होना चाहिए, बट सिर्फ एक चीज है जो आपको स्ट्रांग बनाती है, जब आप अपने जैसे किसी पर्सन को देखते हो और उसने इतना कुछ अचीव कर लिया होता है। सो नाउ द ऑथर इज ऑल्सो ऑन अ व्हील चेयर, और स्टीफन हॉकिंग भी व्हील चेयर पे है, पर डिफरेंस देखो कितना है, उन्होंने कितना सब कुछ अचीव कर रखा है, इतने वेल नोन पर्सन है वो, बल्कि उनमें तो ज्यादा बोल सकते हो डिसेबिलिटी थी, बिकॉज ही कुड नॉट इवन मूव हिज हेड, आईज, एवरीथिंग, क्लियर, ऑल राइट। Then you know how much is possible and you reach out further than you ever thought you could. बोलते फिर समझ आता है आपको कि लिमिटेशंस क्या हैं, आप क्या कुछ हासिल कर सकते हो, आप क्या क्या कुछ अचीव कर सकते हो, और उसके बाद आप वो कुछ कर जाते हो जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं था। लाइक इफ यू नो, जैसे आपकी लिमिट थी, आपको लगता था कि नहीं बस इतना है, मैं यहाँ तक कर लूंगा तो बहुत बड़ी बात है, बट जब आप देखते हो कि आपके जैसा कोई पर्सन है, आपसे भी आप उससे बेहतर हो, ऐसा आपको दिख भी रहा हो डायरेक्टली, बट उस पर्सन ने आपसे 10 गुना ज्यादा अचीव कर लिया, तो आपको समझ आता है कि भाई ये लिमिट नहीं थी जो मैंने डिसाइड की थी, बल्कि चीजें और भी हैं जो मैं हासिल कर सकता हूँ। सो दिस इज द वे व्हेन ही वाज लाइक यू गेट टू नो हाउ मच इज पॉसिबल एंड यू जस्ट go further and further and you just give your best to achieve that. I haven't been brave, said this disembodied computer voice the next afternoon. I have had no voice. Surely I wanted to say living creatively with the reality of his disintegrating body was a choice. अब क्या होता है जब वो लोग बातचीत करते हैं, इंटरव्यू में मिलते हैं, तो हर एक चीज़ तो यहाँ पे मेंशन नहीं है, वो कुछ क्वेश्चन करते हैं, कुछ बात हुई होगी, तो यहाँ पे स्टीफन हॉकिंग ने टाइप किया, पंच किया, और उसके बाद वो मैसेज एक रोबोटिक वॉइस या फिर एक कंप्यूटर वॉइस के फॉर्म में सामने वाले तक पहुंचती है, बिकॉज ये सिर्फ अपने हाथ से कुछ मूवमेंट कर सकते थे, बाकी पूरी बॉडी इनकी पैरालाइज थी। तो वहां से वो बोलते हैं आई हैवंट बीन ब्रेव, मैं कंप्लीटली ब्रेव नहीं था, मैं ऐसा नहीं था कि बड़ा स्ट्रॉन्ग पर्सन था, मुझे कोई चीज का फर्क ही नहीं पड़ा, इसलिए मैंने इतना कुछ अचीव कर लिया। सेड हिज डिसएम्बॉडीड कंप्यूटर वॉइस, डिसएम्बॉडीड मतलब सेपरेटेड फॉर्म और एग्जिस्टिंग विदाउट द बॉडी। ऑब्वियसली बात उनकी बॉडी से नहीं आ रही थी, बल्कि कंप्यूटर वॉइस से आ रही थी, तो वो क्या है, विदाउट अ बॉडी, राइट। द नेक्स्ट आफ्टरनून, यानी अगले आफ्टरनून को इनको 3:30 to 4 का टाइम मिला था मिलने के लिए, गए मिलने, तो वहां स्टीफन हॉकिंग बोलते हैं ऐसा नहीं था कि मैं हमेशा ब्रेव रहा हूँ, बल्कि मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी, आई हैड नो चॉइस, इसके अलावा कि मैं कुछ करूं, मैं हिम्मत दिखाऊं, क्योंकि इसके अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं था, आई हैड नो ऑप्शन।
तो यहाँ पे ऑथर बोलते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा था ये बात सुन के कि मैं उनको जवाब दूं। आई वॉन्टेड टू से लिविंग क्रिएटिवली विद द रियलिटी ऑफ हिज डिसइंटीग्रेटिंग बॉडी वॉज अ चॉइस। वो बोलते हैं बल्कि आपके पास चॉइस तो थी, आपने तो चूज किया कि आप अलग वे में, क्रिएटिव वे में अपनी ऐसी बॉडी के साथ रह रहे थे और वही आपकी चॉइस थी। यानी अगर आप नॉर्मली किसी इंसान को देखो जो कि स्टीफन हॉकिंग की तरह पैरालाइज हो, तो वो थोड़ी ना इतना कुछ सोचेगा, वो तो ऐसे ही रहेगा नॉर्मली सपोर्ट के साथ, लोगों की हेल्प के साथ, राइट। बट उन्होंने इतना कुछ अचीव किया था इस कंडीशन में भी कि अगर हम इमेजिन करें कि अगर वो नॉर्मल होते हमारी तरह तो पता नहीं फिर तो वो क्या ही कर जाते। तो इस तरीके से वो बोलना चाहते थे ऑथर कि आपकी तो चॉइस थी, आप ही ने तो चूज किया ऐसे कि आप क्रिएटिव वे में रहना चाहते थे इस बॉडी के साथ भी। But I kept quiet because I felt guilty every time I spoke to him, forcing him to respond. पर वो चुप रहे ऑथर, क्यों? क्योंकि उनको लग रहा था कि मैं बार बार जब भी क्वेश्चंस कर रहा हूँ, उनको बार बार पंच करना पड़ रहा है, लिखना पड़ रहा था, मुझे बहुत बुरा लग रहा था उनके लिए, कि मैं बड़ा गिल्टी फील कर रहा था। Why I am forcing this person? Why I am troubling him? That you have to again and again answer to me. So I just thought that I should keep quiet. There he was, tapping at the little switch in his hand, trying to find the words on his computer with the only bit of movement left to him. His long, pale fingers. अब वो बोलते हैं कि वो पर्सन क्या कर रहे थे, जब भी मैं कुछ पूछ रहा हूँ या कोई भी उनसे बात करता है तो उनके पास एक छोटा सा स्विच होता है हाथ में और उस पर वो टैप करते रहते हैं, कंप्यूटर में वर्ड्स ढूंढते रहते हैं, जस्ट बीइंग इन दैट वन पोजिशन, और फिर वो पंच इन करते हैं और सामने वाले को उनका जो भी आंसर होता है वो कंप्यूटर वॉइस में सुनाई देता है। तो वो यही देख रहे थे कि उनके बड़े से पेल से फिंगर्स हो गए हैं बिल्कुल, और वो बिल्कुल पूरी कोशिश कर रहे हैं क्योंकि उतनी मूवमेंट थी उनकी बॉडी में, सिर्फ उनके फिंगर्स काम करते थे, बाकी कुछ काम नहीं करता था बॉडी में। तो वो अपने फिंगर से कोशिश करते थे पंच इन करने की, फिर वो आंसर जो है उनको रोबोटिक वॉइस में सुनाई देती थी। एवरी सो ऑफन हिज आइज वुड शट इन फ्रस्ट्रेटेड एग्जॉशन, और कई बार ऐसा होता था कि उनकी आंखें जो हैं वो शट कर देते, बंद कर लेते थे एक फ्रस्ट्रेशन में, कि मतलब क्या हो रहा है, मैं मूव नहीं कर पा रहा हूँ, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। तो कई बार ऐसा होता है ना, अब जैसे आपको अगर हम बोले कि 2 दिन चुप रहो, पूरा कंप्लीटली कुछ नहीं बोलोगे, हिलोगे भी नहीं, एक जगह पे बैठ जाओ और सिर्फ आंखें हिल सकती है और आपकी फिंगर्स हिल सकती है, सुन के ही डर लग रहा है, राइट। तो ये पर्सन तो इतने सालों से वही चीज फॉलो कर रहे थे, तो अलग ही ऑथर को दिख रहा था कि उनमें भी एक फ्रस्ट्रेशन था, थक चुके थे वो, एग्जॉशन था उनमें, और वो उनकी आंखों में उनको दिख रहा था। And sitting opposite him, I could feel his anguish, the mind buoyant with thoughts that came out in frozen phrases and sentences stiff as corpse. अब क्या होता है जब ये बोलते हैं कि वो बार बार अपनी आंखें बंद कर लेते बिकॉज ऑफ गेटिंग टायर्ड, बिकॉज ऑफ द एग्जॉशन, इसके बाद भी वो फील कर पा रहे थे ऑथर कि मैं उनके जस्ट सामने बैठा था, वो सिटिंग ऑपोजिट हिम, एंड देन आई कुड फील हिज एंग्विश। एंग्विश मीन्स पेन और सफरिंग, जब किसी को बहुत कोई बहुत ज़्यादा तकलीफ में हो, दर्द इन द सेंस वो रियल पेन नहीं, नॉर्मल जो बहुत तकलीफ हो, सफ़र कर रहा हो कोई, तो उस चीज़ को बोलते हैं एंग्विश। तो यहाँ ऑथर बोलते हैं कि मैं जब उनके सामने बैठा था तो मैं फील कर पा रहा था कि उनको कितनी प्रॉब्लम हो रही है, वो कितना सफ़र कर रहे हैं। एंड द माइंड बोयांट मीन्स इंटेंसली एक्टिव एंड वाइब्रेंट, और उनके दिमाग में कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ चल रहा है, बट वो किसी से बोल नहीं सकते, क्यों? क्योंकि वो कंप्लीटली पैरालाइज्ड है। विथ थॉट्स दैट केम आउट इन फ्रोजन फ्रेजेस, और उनके दिमाग में जो भी चीज़ें थी, थॉट्स थी, वो कैसे आ रही थी, एक ऐसे जो कहते हैं अपन फ्रेजेस कहते हैं, यानी जिसमें सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होता है, उन्हें हम नॉर्मली फ्रेजेस कहते हैं। तो वो फ्रेजेस कैसे थे? फ्रोजन, जमे हुए। क्यों? क्योंकि कोई फीलिंग्स नहीं थी उनमें, वो तो सीधे कंप्यूटर बोल रहा था, तो विदाउट इमोशंस, विदाउट फीलिंग्स, तो फ्रोजन, जमे हुए। और उनके जो सेंटेंसेस थे वो बिल्कुल उतने ही स्टिफ, उतने ही कड़क थे जैसे कि एक डेड बॉडी होती है, कॉर्प्स होता है। यानी उनको कोई भी इमोशंस जो उनके दिमाग में थे, जो फीलिंग्स थी, उसके साथ वो बोल नहीं पा रहे थे। तो सारे जो वर्ड्स आ रहे थे वो रोबोटिक वॉइस में, इट वाज लाइक दे वर frozen phrases and stiff sentences just like corpse. A lot of people seem to think that disabled people are chronically unhappy. I said, I know that's not true myself. तो यहाँ पे वो बोलते हैं कि ऐसे बहुत से लोग हैं जिनका ऐसा मानना है कि जो भी डिसेबल्ड लोग होते हैं, जो कि डिफरेंटली एबल्ड होते हैं, जिनको कोई ना कोई डिसेबिलिटी होती है, वो क्रॉनिकली अनहैप्पी होते हैं। क्रॉनिकली मीन्स extremely sad always. Chronically unhappy means sad, और chronically means हमेशा की तरह, यानी वो हमेशा ही दुखी होते हैं। लोगों का ऐसा मानना होता है जिनके पास डिसेबिलिटी है, जो चल फिर नहीं पाते, जो बोल नहीं पाते, देख नहीं पाते, वो जिंदगी भर दुखी ही रहते हैं, ऐसा उनका मानना है। तो इन्होंने कहा, आई नो दैट्स नॉट ट्रू माई सेल्फ, मुझे भी पता है बट ये सही बात नहीं है कि हर कोई हमेशा दुखी होता है, ऐसा कुछ नहीं है। ये लोग भी बहुत सारी चीजें कर लेते हैं क्रिएटिवली जो नॉर्मल इंसान नहीं कर पाता है।
Are you often laughing inside? About 3 minutes later, he responded, I find it amusing when people patronize me. तो ऑथर ने क्वेश्चन किया स्टीफन हॉकिंग से कि आप क्या अंदर ही अंदर ज़्यादातर हंसते रहते हो? जैसे लोगों का मानना है आप दुखी रहेंगे लाइफ टाइम अगर आप डिसेबल्ड हैं, तो क्या आप कभी कभी अपने अंदर ही अंदर हंसते रहते हो? तो जब तक वो आंसर टाइप करेंगे तो 3 मिनट बाद उनका आंसर आता है, ही जस्ट रिस्पॉन्ड्स, और आंसर क्या आता है? आई फाइंड इट अम्यूजिंग व्हेन पीपल पेट्रोनाइज मी. व्हाट इज पेट्रोनाइज? ट्रीट इन अ वे दैट इज अपैरेंटली काइंड और हेल्पफुल बट दैट बिट्रेज अ फीलिंग ऑफ सुपीरियोरिटी. यानी कि आप बड़ा ही प्यार से काइंडनेस के साथ बात कर रहे हो, दया दिखा रहे हो, बट अलग ही दिख रहा है कि आप सिर्फ फेक कर रहे हो उसको, आप जानबूझ के दया दिखा रहे हो बिकॉज आपको बुरा लग रहा है सामने वाले के लिए. तो वो बोलते हैं कि हाँ, मैं हमेशा इसको बड़ा अम्यूजिंग मानता हूँ, मुझे बड़ी हंसी आती है जब लोग मेरे साथ ऐसा बिहेवियर करते हैं. And do you find it annoying when someone like me comes and disturbs you in your work? और ऑथर एकदम से बोलते हैं कि अच्छा, आपको क्या ये चीज़ बड़ी बुरी लगती है कि मेरे जैसे हर कोई आ जाता है और आपको आपके काम में डिस्टर्ब करता है? तो बड़ा ह्यूमरस सा क्वेश्चन किया. अब इस पर आंसर क्या करते हैं स्टीफन हॉकिंग? द आंसर फ्लैश्ड येस. स्टीफन हॉकिंग बोलते हैं बिल्कुल, मैं बड़ा परेशान हो जाता हूँ जब आप जैसे लोग जो हैं आते हैं और मेरे को मेरे काम में डिस्टर्ब करते हैं. Then he smiled his one-way smile, and I knew without being sentimental or silly that I was looking at one of the most beautiful men in the world. फिर ऑथर बोलते हैं कि ये सारी बात करने के बाद अलग ही दिख रहा था कि उनकी एक तरफ से स्माइल दिख रही है, क्योंकि वो पूरी बॉडी में तो मूवमेंट है नहीं उनके, तो एक तरफ से उनकी स्माइल दिख रही थी, वन वे स्माइल. एंड आई न्यू विदाउट बीइंग सेंटिमेंटल और सिली. और ऑथर बोलते हैं ऐसा नहीं है कि मैं बहुत इमोशनल हो गया था या मैं बड़ा बेवकूफ़ों की तरह बिहेव कर रहा था, फूलिश बिहेव कर रहा था, बल्कि मेरे को ऑटोमेटिकली ऐसा लग रहा था कि मैं दुनिया का सबसे खूबसूरत इंसान देख रहा हूँ इस वक्त, क्योंकि उनके पास इतनी डिसेबिलिटीज़ हैं, कंप्लीटली बॉडी मूव नहीं कर सकती, पूरा टाइम बात नहीं कर सकते, फिर भी वो पर्सन इतना खुश था अंदर से, तो उनको लग रहा था इससे ज़्यादा ब्यूटीफुल खूबसूरत इंसान दुनिया में कोई नहीं होगा. अ फर्स्ट ग्लिम्स ऑफ हिम इज शॉकिंग बिकॉज ही इज़ लाइक अ स्टिल फोटोग्राफ. फिर वो बोलते हैं जब पहली बार कोई उनको देखता है, उनकी जो पहली झलक है, ग्लिम्स मीन्स झलक, तो कोई भी शॉक्ड हो जाएगा देखकर, क्योंकि ऐसा लगता है कि एक पिक्चर है बस, यानी कोई इंसान नहीं है, उसका एक फोटोग्राफ है, बिकॉज उनमें मूवमेंट ही नहीं है, वो स्टिल है. As if all those pictures of him in magazines and newspapers have turned three-dimensional. और ऐसा लगता है उनके जितने भी पिक्चर्स हैं जो मैगजीन्स पे लगे हुए हैं, जो कि न्यूज़पेपर्स में छपते थे, बस वो 3D बन गए. 3D क्यों? क्योंकि हर तरीके से हम एक इंसान को देख पा रहे हैं. नॉर्मली क्या होता है, 2D पिक्चर होता है मैगजीन्स या न्यूज़पेपर्स में, बट ऐसा लग रहा था कि बस वो 3 डायमेंशनल हो गया है, दैट्स इट. बाकी वो पिक्चर ही है, जैसे हम मैगजीन न्यूज़पेपर में देखते हैं, जब रियलिटी में भी कोई स्टीफन हॉकिंग को देखता है. Then you see the head twisted sideways into a slump, the torso shrunk inside the pale blue shirt, the wasted legs, you look at his eyes which can speak still and they are saying something huge and urgent. It is hard to tell what. फिर आप बोलते हैं कि देखो पहली झलक आपने देखा, आपको लगता है एक छोट फोटोग्राफ है जो कि बस 3D हो गया. इसके बाद you see the head twisted sideways into a slump. What is slump? A way that is soft and neither firm nor stiff limply. यानी बिल्कुल ऐसे जिसमें कोई ताकत ना हो, जान ना हो, इस तरीके से इनका हेड जो है वो एक तरफ ट्विस्टेड है. दूसरी बात, द टॉर्सो श्रंक इनसाइड द पेल ब्लू शर्ट. टॉर्सो क्या है? अपर पार्ट ऑफ द बॉडी, यानी कि जो ऊपर का पार्ट होता है बॉडी का, ऐसा लगता है बस उसको भर दिया है, रख दिया है. जैसे उनका हेड देखो एक तरफ ट्विस्टेड है, तो ऐसा लगता है कि जैसे जान ही नहीं है, लिम्पली. उसके बाद जो अपर पार्ट ऑफ द बॉडी उसको बस एक शर्ट में डाल दिया है, ऐसा लगता है बिल्कुल पेल ब्लू शर्ट में उनको श्रंक कर दिया है, यानी बिल्कुल ऐसे सिकुड़ गए, क्योंकि उस वक्त उन्होंने पेल ब्लू कलर की शर्ट पहनी होगी. द वेस्टेड लेग्स. वेस्टेड का मतलब होता है वीक और एबनॉर्मली थिन और वीक, यानी उनके जो लेग्स थे वो बिल्कुल ऐसे पतले से, थिन, वीक, जिसे जान ना हो, ऐसे ही उनके लेग्स भी लगते थे, जो कि हम इस पिक्चर में भी बहुत क्लियरली देख सकते हैं. You look at his eyes which can speak still and they are saying something huge and urgent. और उनकी आंखों में अगर आप देखो तो आपको लगता है पक्का कुछ बोल रही हैं, इनकी आंखें कुछ बात करना चाहती हैं, भले ही वो स्टिल हैं, रुकी हुई हैं, कोई मूवमेंट नहीं है, बट येस दे आर समथिंग सेइंग समथिंग ह्यूज एंड अर्जेंट. कुछ बड़ी बात, डीप बात करना चाहते हैं और वो बहुत ज़्यादा अर्जेंट है. इट इज़ हार्ड टू टेल वॉट, बट ऑब्वियसली आप उस चीज़ को इंटरप्रेट नहीं कर सकते हो. यू कैन फील दैट दिस पर्सन वॉन्ट्स टू स्पीक समथिंग, बट वॉट इट इज़ एग्जैक्टली यू कांट मेक इट आउट और यू कांट जस्ट इंटरप्रेट इट. क्लियर? ऑल राइट. But you are shaken because you have seen something you never thought could be seen. बट आप शॉक्ड हो जाते हो, आप हिल जाते हो जब भी आप इनको देखते हो, बिकॉज आप कुछ ऐसा देख रहे हो जो आपने लाइफ में कभी भी नहीं देखा होगा. बिफोर यू लाइक अ लैंटर्न हुज वॉल्स आर वॉर्न so thin you glimpse only the light inside is the incandescence of a man. The most beautiful lines of this chapter कहती हैं कि जैसे आप एक लैंटर्न को देख रहे हो, एक लैंप को देख रहे हो जो बाहर से बहुत ज़्यादा यूज हो चुका है, वॉर्न आउट है, बहुत गंदा सा हो गया, बिल्कुल मज़ा ही नहीं आ रहा उसको देखने में.
यू ग्लिम्स ओनली द लाइट इनसाइड, बट आप उसको देख ही नहीं रहे हो आउटर कवरिंग को, आप सिर्फ अंदर जो लाइट जल रही होती है इस लैम्प के उसको देख रहे हो। द इनकैंडेसेंस ऑफ अ मैन, व्हाट इज इनकैंडेसेंस? इनर ग्लोअर लाइट, यानी कि आप जब स्टीफन हॉकिंग को देखते हैं तो आप उनकी बाहर बॉडी को देखते ही नहीं हो, ठीक है। धीरे धीरे आप सिर्फ क्या देखने लगते हो, वो एज अ पर्सन, एज अ स्लो सोल जो है कितने ब्यूटीफुल है। यानी आप उनकी जब चीज़ें सुनते हो बाय रोबोटिक वॉइस, या फिर आप उनको देखते हो, आप उनकी आंखों में पढ़ पा रहे हो कुछ, तो आप डेफिनेटली फील करते हो कि उनके अंदर की जो सोल है, अंदर जो एक ब्यूटीफुल पर्सन है उनके, वो आपको दिख रहा होता है। फिर आप उनको जो बाहरी तौर पे जैसे वो डिफरेंटली एबल्ड है वो चीज़ें नोटिस ही नहीं करते हो। द बॉडी ऑलमोस्ट इररेलेवेंट एग्जिस्ट ओनली लाइक अ केस मेड ऑफ शैडोज, और ऐसा लगता है जैसे बॉडी जो कि बाहर का जो हमारा फिजिकल आउटलुक होता है वो सिर्फ इररेलेवेंट है, नाम मात्र का, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है उसकी। एग्जिस्ट ओनली लाइक अ केस मेड ऑफ शैडो, ऐसा लगता है बस एक कवरिंग है, दैट्स इट, इसके अलावा और कुछ भी नहीं लिखता है। बस ऐसा लगता है कि शैडो है, परछाइयाँ हैं, केस है, कवरिंग है। बस आपका ध्यान कहाँ जाता है, जो इनर सोल है, जो ब्यूटीफुल सोल है, जो इनकैंडेसेंट, जो ग्लो है इनसाइड द बॉडी, वो आपको दिखता है। So that I know believer in eternal souls know that this is what each of us is, everything else an accessory। फिर वो बोलते हैं तभी मुझे ये रियलाइज होता है, नो बिलीवर इन इटर्नल सोल्स, ऐसा नहीं कि हमेशा आत्मा जिंदा रहती है, ये सब मैं बिलीव नहीं करता हूँ, बट येस मैं ये चीज़ ज़रूर बोलूँगा कि वॉट ईच ऑफ अस इज एवरीथिंग एल्स इज नेसेसरी, यानी कि जो आप एग्जैक्टली हैं वो आप क्या हैं, आपकी जो आत्मा है, यानी आप एज अ पर्सन कैसे हो, वो इंपॉर्टेंस रखता है। बाकी जो चीज़ें हैं जो बाहरी आपकी खूबसूरती है, यू आर ब्यूटीफुल और यू डोंट लुक गुड, यू हैव समथिंग एल्स, इफ यू हैव अ डिसेबिलिटी, एनीथिंग, वो सब चीज़ें सिर्फ एसेसरी हैं। एसेसरी का मतलब होता है नॉट एसेंशियल बट एक्स्ट्रा, दो डेकोरेटिव। जैसे आप ज्वेलरी पहनते हो जरूरी नहीं है बट वो एक्स्ट्रा होती है, वो डेकोरेट करती है आपको। सिमिलरली ये जो है बॉडी हमारी बाहरी, वो सिर्फ एक एसेसरी है, सिर्फ हमको डेकोरेट कर रही है। अदर देन दैट इंपॉर्टेंस क्या रखता है, सिर्फ और सिर्फ आपका एज अ पर्सन कैसे हो आप, वो होना, एंड ऑल्सो योर इटर्नल सोल। What do you think is the best thing about being disabled? I had asked him earlier. फिर वो बोलते हैं मैंने स्टीफन हॉकिंग से क्वेश्चन किया था कि आपके हिसाब से डिसेबल्ड होना, डिफरेंटली एबल्ड होने की सबसे बेस्ट चीज़ क्या है? I don't think there is anything good about being disabled. I think I said you do discover how much kindness there is in the world. Yes, he said it was a disadvantage of his voice synthesizer that it could convey no inflection, no shades or tone, and I could not tell how enthusiastically he agreed with me. अब क्या होता है, जब उन्होंने क्वेश्चन किया कि डिसेबल्ड होने का सबसे अच्छा पॉइंट क्या है, तो स्टीफन हॉकिंग ने बोला मुझे नहीं लगता कि डिसेबल्ड होने की कोई भी बात अच्छी है, उनको कोई भी बात अच्छी नहीं लग रही थी। तो यहाँ पे ऑथर ने इतनी अच्छी चीज़ बोली, बट मुझे लगता है कि आप ये डिस्कवर करने लगते हो, आपको ये पता लगने लगता है कि इस दुनिया में कितनी इंसानियत, कितनी काइंडनेस बची हुई है, कितना लोगों को समझ आता है, फील कर पाते हैं लोगों के इमोशंस को। तो अगर आप डिसेबल्ड होते हो तो आपको उस तरीके से समझ आने लगता है, बिकॉज यू मीट सो मेनी पीपल इन योर लाइफ दैट यू काइंड ऑफ अंडरस्टैंड हाउ मच काइंडनेस इज लेफ्ट इन दिस वर्ल्ड। तो उन्होंने क्या बोला, जो स्टीफन हॉकिंग थे वो बोलते हैं येस ही सेड, उन्होंने बोला हाँ बिल्कुल, यानी कि वो अग्री कर रहे थे इस पॉइंट से। अब ऑथर बोलते हैं कि डिसएडवांटेज उनकी रोबोटिक वॉइस का, जो मशीन वॉइस थी, उसका एक डिसएडवांटेज ये था कि उनको समझ ही नहीं आता था कि वो किस इमोशन के साथ बोल रहे हैं। इन्फ्लेक्शन मीन्स राइज एंड फॉल ऑफ द वॉइस इन स्पीकिंग। जैसे अगर आप दुखी होते हैं तो आप नॉर्मली धीरे धीरे बात करते हैं, आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हो चिल्ला चिल्ला के बात करते हैं, तो हमारी बात का जो टोन होता है, राइज एंड फॉल होता है वॉइस का, उससे समझ आता है सामने वाले को कि हमारे दिमाग में क्या इमोशन चल रहा है, राइट। सिमिलरली इनकी वॉइस तो सेम ही थी, खुश होंगे तो भी वही वॉइस आएगी, दुखी होंगे तो उसी तरीके से आएगी। तो वो बोल रहे थे कि डिसएडवांटेज ये था इस वॉइस सिंथेसाइजर का कि उनकी जो शेड्स हैं या टोन ऑफ वॉइस है या इन्फ्लेक्शन है, उसे समझ ही नहीं आता था कि पर्सन कितना ज़्यादा एक्साइटेड है या कितना खुश है या कितना दुखी है। क्लियर? सो ही कुड नॉट अंडरस्टैंड दैट हाउ एंथुसियास्टिकली, हाउ एक्साइटिंग ही वॉज व्हेन ही काइंड ऑफ हर्ड दिस थिंग, कि ऑथर ने जब बोला कि आपको काइंडनेस समझ आती कितनी बची दुनिया में, तो उन्होंने येस बोला। तो ऑथर ये चीज़ समझ ही नहीं पा रहे थे कि वो कितने खुश थे, क्या वो सच्ची में बोल रहे थे येस, क्या वो sarcastically बोल रहे थे, वो बिल्कुल भी ये चीज़ समझ नहीं पा रहे थे। Every time I shifted in my chair or turned my wrist to watch the time, I wanted to make every one of our 30 minutes count. वो बोलते हैं कि जब भी मैं अपनी चेयर पे थोड़ा शिफ्ट हो रहा था, थोड़ा अपने आप को कंफर्टेबल कर रहा था, बार बार अपने रिस्ट पे लगी वॉच में टाइम चेक कर रहा था, तो मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि मुझे हर एक मिनट को बड़े ही अच्छे से यूज़ करना है। I felt a huge relief and exhilaration in the possibilities of my body. फिर वो बोलते हैं मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, एक तरीके की एक्साइटमेंट फील हो रही थी मुझे अपनी बॉडी के अंदर जब मैं इस इंसान से मिला।
How little it mattered then that I would never talk, walk or even stand. I told him how he had been an inspiration beyond cliche for me and surely for others did that thought help him. फिर वो बोलते हैं कि जब मुझे समझ आया ना कि मेरी बॉडी में कितनी पॉसिबिलिटीज है, मैं क्या कुछ कर सकता हूँ अपनी लाइफ में अचीव, तब मुझे समझ आया कि मैं कितना रिलीव्ड फील कर रहा था, कितना ज़्यादा मैं एक्साइटेड था, क्योंकि सिर्फ इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कितनी देर बात कर सकता हूँ, मैं चल फिर सकता हूँ या नहीं, ये डिपेंड करता है आप में अपने अंदर कितनी पॉसिबिलिटीज हैं। फिर मैंने वो बोलते हैं कि फिर मैंने स्टीफन हॉकिंग को बताया कि वो कितने बड़े इंस्पिरेशन है मेरे लिए, कितने बड़े मोटिवेशन है बियॉन्ड क्लीशे, यानी फ्रेज और आइडिया यूज सो ऑफन दैट इट लूजेस इट मीनिंग। क्लीशे यानी फालतू कुछ भी बोल रहे हैं, तो मैं ऐसा नहीं था मैं सिर्फ बोल रहा था कि सब उसका मतलब हो, नहीं, मैं उनको ये बता ही नहीं पा रहा था कि मैं कितना ज़्यादा इंस्पायर्ड फील कर रहा हूँ, मोटिवेटेड फील कर रहा हूँ आफ्टर मीटिंग दिस पर्सन एंड श्योरली फॉर अदर्स डिड दैट थॉट हेल्प हिम। फिर वो बोलते हैं कि बाकी लोगों के लिए भी आप बहुत बड़े इंस्पिरेशन हैं, और फिर वो सोच रहे थे कि क्या ये बात जो है वो उनको अच्छी लगी, क्या ये चीज़ उनको हेल्प कर रही थी आगे जाके एज अ हैप्पी पर्सन रहने में। क्लियर? ऑल राइट। No, he said, and I thought how foolish I was to ask. तो जब वो ये बोलते हैं ना कि आपको क्या लगता है, आपका क्या मानना है कि I feel inspired from you, I feel motivated from you, और ये क्या चीज़ आपको अच्छी लगती है, बाकी लोग भी आपसे इंस्पायर्ड फील करते हैं, मोटिवेटेड फील करते हैं, तो उन्होंने क्या बोला? नो। तो ऑथर को क्या लगा कि I thought how foolish I was to ask, उनको लग रहा था कि कितना फालतू क्वेश्चन किया है मैंने स्टीफन हॉकिंग से। ऑब्वियसली उनको अच्छा ही लगेगा ना कि हाँ ठीक है मुझसे इंस्पायर हो रहे हैं लोग, तो उन्होंने फिर भी ये क्वेश्चन किया, तो ही फेल्ट दैट इट वाज अ फूलिश क्वेश्चन ऑन हिज पार्ट। व्हेन योर बॉडी is a claustrophobic room and the walls are going narrower day by day, it does not do much good to know that there are people outside smiling with admiration to see you breathing still। तो ऐसा नहीं था, इट वॉज लाइक कि वो बिल्कुल सही थी अपनी जगह पे कि लोग जो हैं मुझसे इंस्पायर फील कर रहे हैं, मोटिवेटेड फील कर रहे हैं, तो वो चीज़ से मैं बड़ी खुशी होती है या फिर मैं बहुत अलग सोचने लगता हूँ। ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों? बिकॉज जब आपकी बॉडी जो है क्लॉस्ट्रोफोबिक रूम बन चुकी है। व्हाट इज क्लॉस्ट्रोफोबिक? वेरी स्मॉल एंड सफोकेटेड। इसका मतलब ये होता है कि जब आप किसी जगह पर हो जो आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा घुटन हो रही है, बहुत सी बंद सी कोई जगह है और वहाँ आपको बहुत ज़्यादा घुटन महसूस हो रही है, उसे कहते हैं क्लॉस्ट्रोफोबिया। तो आपकी बॉडी जब एक वैसा ही रूम बन चुकी है जहाँ आपको घुटन हो रही है, बिकॉज यू आर जस्ट देयर राइट, स्टिल आप कोई मूवमेंट नहीं कर सकते, एंड द वॉल्स आर ग्रोइंग नैरोअर डे बाय डे, और ऐसा लग रहा है कि जो वॉल्स है, जो दीवारें हैं, वो छोटी होती जा रही हैं, यानी आप श्रिंक होते जा रहे हो। इट डज नॉट डू मच गुड टू नो दैट देयर आर पीपल आउटसाइड स्माइलिंग विद एडमिरेशन टू सी यू ब्रीथिंग स्टिल। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि जब आप ऐसी कंडीशन में हो और बाहर आपकी दुनिया के, आपके घर के बाहर, आपकी बॉडी के बाहर लोग आपको एडमायर कर रहे हैं, और इसीलिए एडमायर कर रहे हैं कि अभी तक आप जिंदा हो, अभी तक आप ऐसे रुके हुए हो, बिल्कुल स्थिर हो और आप सांस ले रहे हो। तो ये चीज़ जानकर आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज एज अ पर्सन, एज इन द बॉडी, आपको तो ये फील हो रहा होता है ना कि वॉट एग्जैक्टली इज हैपनिंग विथ मी। इज देयर एनी एडवाइस यू कैन गिव डिसेबल्ड पीपल, समथिंग दैट माइट हेल्प मेक लाइफ बेटर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन किया ऑथर ने कि आपके लिए, अगर आप कोई जो लोग डिफरेंटली एबल्ड हैं, जो लोग आपकी तरह हैं या मेरी तरह हैं, उनको आप कोई एडवाइस देना चाहोगे क्या जिससे उनकी लाइफ बेटर हो पाए? तो इस पे स्टीफन हॉकिंग क्या बोलते हैं? दे शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन व्हाट दे आर गुड एट। आई थिंक थिंग्स लाइक द डिसेबल्ड ओलंपिक्स आर अ वेस्ट ऑफ टाइम। तो स्टीफन हॉकिंग ने इतनी अच्छी बात बोली कि मेरे हिसाब से जो भी पर्सन जिस चीज़ के लिए बना है, जो उसको अच्छा लगता है करना, उसको वही करना चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे कि डिसेबल्ड ओलंपिक्स होते हैं, जो डिसेबल्ड पीपल होते हैं उनके लिए ओलंपिक्स किए जाते हैं, हैंडीकेप पीपल होते हैं उनके लिए ओलंपिक गेम्स होते हैं। तो क्या होता है ना, लोग जैसे ही अगर इस कंडीशन में आते हैं तो देखा देखी करते हैं कि अरे ये भी स्पोर्ट्स में जा रहा है, मैं भी चला जाता हूँ, मैं भी ये कर लेता हूँ। बट स्टीफन हॉकिंग का कहना था कि आप जिस चीज़ में अच्छे हो आपको वही करना चाहिए। ऐसा नहीं कि नॉर्मल लोग ओलंपिक्स खेलते हैं तो हम डिसेबल्ड लोग के लिए भी ओलंपिक्स बना दिया, नॉर्मल लोग जो करते हैं हम भी वही करें। इसका मतलब ये नहीं होता कि आप देखा देखी करो। इट इज़ लाइक जस्ट कि आपको जो अच्छा लगता है आपको वो करना चाहिए। आई नो वॉट यू मीन। आई रिमेंबर द ईयर्स आई वुड स्पेंड ट्राइंग टू प्ले अ स्पेनिश गिटार कंसिडरेबली लार्जर देन आई वॉज। फिर इस पे बात पे ऑथर बोलते हैं कि मैं बिल्कुल अग्री करता हूँ आपके पॉइंट से, बिकॉज मुझे एकदम से याद आ गया कि जब बहुत सालों तक मैं भी एक स्पेनिश गिटार है उसको बजाने की कोशिश कर रहा था, जो मुझसे भी बड़ा है, यानी वो स्पेनिश गिटार का जो साइज था वो मुझसे भी बड़ा था। एंड हाउ ग्लीफुली आई हैड अनस्ट्रिंग्ड इट वन नाइट। और क्योंकि मुझसे वो बज ही नहीं रहा था, बिकॉज नॉर्मल पीपल बड़ा गिटार विटार सीखते हैं, तो मुझे लगा मैं भी ट्राई कर लेता हूँ, बट क्योंकि मुझे वो इंटरेस्ट था ही नहीं, उतना पैशन ही नहीं था मुझे, तो मैंने बहुत खुशी खुशी, ग्लीफुल यानी वेरी हैप्पीली, एक रात को उसके सारे स्ट्रिंग्स ही रिमूव कर दिए। जो स्ट्रिंग्स होती हैं जिसको हम बजाते हैं गिटार में, वो सारे स्ट्रिंग्स ही हटा दिए मैंने। मुझे इतनी खुशी मिली कि रहने दो भाई, सीख ही नहीं पा रहा हूँ। तो वो बोलते हैं, मैं इस चीज़ से बड़ा अग्री करता हूँ, बिकॉज नॉर्मल पीपल को देखकर कॉपी करते हैं हम लोग कि हम भी वैसा करें वैसा करें, बट ऐसा कुछ नहीं होता। आपको जो चीज़ अच्छी लगती है आपको वही करनी चाहिए। द हाफ आवर वाज अप। आई थिंक आई हैव अनॉयड यू इनफ। आई सेड ग्रिनिंग, थैंक यू फॉर।
अब उसी वक्त वो देखते हैं कि आधा घंटा हो चुका है, उनको आधा घंटा मिला था स्टीफन हॉकिंग से मिलने के लिए, तो उन्होंने बोला लास्ट में कि मुझे लगता है मैंने आपको बहुत ज्यादा परेशान कर दिया, आई हैव ट्रबल्ड यू अ लॉट, आई हैव अनॉयड यू अ लॉट, एंड आई सेड दैट ग्रिनिंग मींस स्माइलिंग ब्रॉडली, यानी मैं बड़ी जोर से ऐसे लंबी सी स्माइल देते हुए मैंने उनको बोला कि मैंने आपको बहुत परेशान किया, आपका बहुत ज्यादा टाइम ले लिया, एंड देन ही वाज जस्ट सेइंग थैंक यू फॉर, और जब वो कंप्लीट ही कर रहे थे उसी वक्त क्या होता है, स्टीफन हॉकिंग कहते हैं स्टे, वो बोलते हैं अभी थोड़ी देर और रुक जाओ, जस्ट स्टे फॉर अ लिटिल व्हाइल, आई वेटेड, एंड ऑब्वियसली वो वेट करेंगे राइट, खुशी होती है, आधा घंटा भी उससे ज्यादा टाइम मिल रहा है तो बहुत बड़ी बात है, उनको सिर्फ 10 मिनट चाहिए थे, आधा घंटा मिला, उसके बाद भी वो बोल रहे रुकने के लिए, तो बहुत खुश हो गए ऑथर, एंड ही स्टेड देयर, हैव सम टी, आई कैन शो यू द गार्डन, स्टीफन हॉकिंग सेड कि चलो थोड़ी बहुत चाय वाय पीते हैं, मैं तुम्हें अपना गार्डन भी दिखाता हूँ। सो ही वाज सच अ नाइस पर्सन, वो पहली बार मिल रहे थे ऑथर से, फिर भी इतना ज्यादा वार्म फील करा रहे थे वो उनको कि बोलते हैं चलो चाय वाय पीते हैं, एंड देन हम जो है मैं तुम्हें पूरा गार्डन भी दिखाऊंगा। द गार्डन वॉज एज बिग एज अ पार्क, बट स्टीफन हॉकिंग कवर्ड एवरी इंच, रंबलिंग अलॉन्ग इन हिज मोटराइज्ड व्हीलचेयर व्हाइल आई डॉज्ड टू कीप आउट ऑफ द वे। तो ऑथर बोलते हैं उनका जो गार्डन था वो इतना बड़ा था, जैसे कि पब्लिक पार्क नहीं होता है कितना बड़ा होता है वो, उतना बड़ा इनका गार्डन था, बट वो इतना बड़ा गार्डन था फिर भी स्टीफन हॉकिंग ने उनको हर एक इंच, छोटा छोटा कोना भी दिखाया गार्डन का। ऐसा नहीं था कि वो सोच रहे थे क्या करना है इसको पूरा गार्डन दिखाने के लिए, नहीं, उन्होंने हर एक इंच हर एक पार्ट अपने गार्डन का उनको दिखाया। रंबलिंग अलॉन्ग इन हिज मोटराइज्ड व्हील चेयर, और उनकी जो व्हील चेयर थी वो मोटर से बनी हुई थी, यानी कि वो हाथ से जो चलाते व्हील चेयर वैसी नहीं थी, ऑब्वियसली वो नहीं चला सकते वैसी, तो एक मोटर से चलती थी, एक मशीन से चलती थी उनकी व्हील चेयर। रंबलिंग मीन्स मेक अ कंटिन्यूस डीप रेजोनेंट साउंड, और क्योंकि वो मोटर से चल रही थी तो बार बार उससे कंटिन्यूसली साउंड आ रहा था उस व्हील चेयर से, और पूरी कोशिश कर रहे थे ऑथर कि वो अपने आप को बीच में ना लाए, यानी जब वो वॉक कर, यानी उनकी व्हील चेयर जब चल रही है तो वो बीच में ना आए, रास्ता ना रोके। सो दिस इज हाउ ही वाज डॉजिंग एंड ही वाज हिज मोटर और व्हील, वी शुड से व्हील चेयर और मोटराइज्ड व्हील चेयर वाज रंबलिंग, और इस तरीके से वो उनको अपना पूरा गार्डन दिखा रहे थे। We could not talk very much. The sun made him silent. The letters on his screen disappearing in the glare. फिर बोलते हैं हमने ज्यादा बात नहीं करी वहां पर, क्यों नहीं कर पाए? Because the sun made him silent. ऐसा क्यों बोला कि सूरज ने उनको शांत करा दिया या sun made him silent? Because वो कुछ भी बात करते थे तो वो पंच इन करते थे स्क्रीन पे वर्ड्स देखकर, और फिर उससे आवाज आती थी, और बिकॉज इतनी ज्यादा रोशनी थी, ग्लेयर मीन शाइन विद अ स्ट्रॉन्ग और डार्जलिंग लाइट, तो जब बहुत ज्यादा सूरज की रोशनी तेज पड़ती है और आप फोन लेकर जाओ बाहर, आपको दिखता है कुछ फोन स्क्रीन पे नहीं, ब्राइटनेस पूरी बढ़ा देते हो कभी कभी तो उसमें भी नहीं दिखता, इतनी तेज रोशनी होती है सूरज की। तो सेम वे बहुत तेज सूरज की रोशनी थी तो उनकी स्क्रीन पे जो लेटर्स थे वो उनको दिख ही नहीं रहे थे, लेटर्स नहीं दिखेंगे तो वो पंचन कैसे करेंगे, तो इस तरीके से बोला है कि सन मेड हिम साइलेंट, यानी सूरज की रोशनी की वजह से वो चुप हो गए। एंड आवर लेटर वी वर रेडी टू लीव, और 1 घंटे बाद नाउ दे वर लाइक रेडी टू पार्ट, यानी कि 1 घंटा और टाइम दिया उन्होंने और इसके बाद वो अब रेडी थे कि वहां से वो जाएं। I did not know what to do. I could not kiss him or cry. वो बोलते हुए मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, ना तो मैं उनको किस कर सकता था कि I'm just so happy to meet you, ना ही मैं रो सकता था बिकॉज वो सारी चीजें उनके अंदर चल रही थी, वो इमोशंस उनके अंदर रन कर रहे थे। I touched his shoulder and wheeled out into the summer evening. वो बोलते मैंने उनके शोल्डर को टच किया और फिर मैं उनके साथ जो है बाहर आ गया। I looked back and I knew he was waving though he wasn't. फिर वो बोलते हैं मैंने पीछे देखा और मुझे पता था कि वो वेव कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं, बट वो ऐसा कर नहीं रहे थे, ऑब्वियसली वो नहीं कर सकते थे, बट कहीं ना कहीं वो फील कर पा रहे थे ऑथर की नहीं मैं पीछे देख रहा हूं तो पक्का वो मुझे बाय करना चाहते हैं, बट ही कैन नॉट डू दैट बिकॉज ऑब्वियसली मूवमेंट नहीं थी उनकी बॉडी में। Watching him an embodiment of my bravest self, the one I was moving towards, the one I had believed in for so many years alone. I knew that my journey was over for now. तो ऑथर बहुत ब्यूटीफुली ये लाइन्स लिखते हैं कि जब मैं उनको देख रहा था तो ऐसा लग रहा था वो मेरी ब्रेव सेल्फ, यानी कि मैं जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता हूँ, जितनी स्ट्रेंथ है मुझ में, उसका एक एम्बॉडीमेंट है, यानी मेरी बॉडी का पार्ट नहीं है, अलग है, बट मैं देख पा रहा था अपने आप को उनमें। और इतने सालों से मैं यही देख रहा था कि मैं उस तरफ मूव कर रहा हूँ, मैं उस ब्रेव सेल्फ की तरफ मूव कर रहा हूँ जहां मैं अभी तक मैं बिलीव कर पा रहा था अपने अंदर, और मैं उसकी तरफ अब जा रहा हूँ, यानी कि मेरे में और बिलीव बढ़ गया कि यस आई कैन डू अ लॉट इन माई लाइफ। आई न्यू दैट माई जर्नी वॉज ओवर। फिर वो बोलते हैं मुझे समझ आ गया था कि मेरी जर्नी अब एंड हो रही है, यानी कि एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द समरी ऑफ द चैप्टर अ विजिट टू कैम्ब्रिज रिटन बाय फिरदौस कैंगा, एंड दिस इज टेकन फ्रॉम हेवन ऑन व्हील्स व्हिच वाज हिज नोवेल जब वो गए थे टू ब्रिटेन, और उनके
उनके जो भी एक्सपीरियंसेस रहे हैं, बिकॉज ही इज कन्फाइंड टू अ व्हील चेयर, वो व्हील चेयर पे ही अपनी पूरी लाइफ स्पेंड करते हैं। तो इस वजह से इनकी जो पूरी नोवेल थी उस पर उन्होंने लिखा था नाम हेवन ऑन व्हील्स, बिकॉज ही काइंड ऑफ ही काइंड ऑफ हैड एन एक्सपीरियंस लाइक इन हेवन। जब इनकी ये जर्नी थी तो ही एक्सपीरियंस अ लॉट ऑफ थिंग्स जो कि उनके लिए बहुत हेवनली थी, इसलिए उनके नोवेल का नाम है हेवन ऑन व्हील्स। नाउ इन दिस वीडियो हमें पता है कि इन दिस चैप्टर ऑल्सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द एक्सप्लेनेशन कि कैसे यहाँ पर दो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल, दो स्पेशल लोग, दो डिफरेंटली एबल्ड लोगों की स्टोरी है कि इनके बीच में कम्युनिकेशन होता है, कॉन्वर्जेशन होता है, और उसमें जो भी एक्सपीरियंसेस होते हैं वी गेट टू रीड दैट एंड इट इज़ अ ब्यूटिफुल एक्सप्लेनेशन, इट इज़ अ ब्यूटिफुल कॉन्वर्जेशन जो कि स्टीफन हॉकिंग, अ वेरी वेल नोन साइंटिस्ट, एंड फिरदौस कैंगा जो कि बहुत वेल नोन ऑथर हैं, उनके बीच में होता है। सो लेट्स जस्ट बिगिन विद द समरी ऑफ ऑल द थिंग्स और ऑल द कॉन्वर्जेशंस दैट वर देयर बिटवीन दीज टू। क्लियर? ऑल राइट। A Visit to Cambridge by Firdaus Kanga is the story of meeting between two extraordinary people, Stephen Hawking and Firdaus Kanga. तो खुद ऑथर और जो स्टीफन हॉकिंग है, प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग, वेरी वेल नोन साइंटिस्ट, एंड इन्होंने बहुत कुछ अचीव किया अपनी लाइफ में। तो इन दोनों की स्टोरी है, इन दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन है उस पर बेस्ड ये कंप्लीट राइटिंग है। Stephen Hawking is one of the greatest scientists and suffered from a form of paralysis that confined him to a wheelchair. अब ये जो डिस्क्रिप्शन है ये आपकी बुक में ही गिवन है, so sort of we should revise it कि स्टीफन हॉकिंग कौन है। He is one of the greatest scientists। बहुत ज़्यादा जो साइंटिस्ट का एक लिस्ट होती है कि they are the well known ones, उनमें से एक कौन है? स्टीफन हॉकिंग। एंड बिकॉज उनको एक कोई पैरालिसिस हो गया था बिकॉज ऑफ सम कंडीशन, जिसकी वजह से इनको अपनी लाइफ टाइम जो है व्हील चेयर पे ही रहना पड़ा। He could talk only by punching buttons on a computer which spoke for him in a machine-like voice। और अगर इनको किसी से बात करनी थी तो he used to type, like he used to punch। उनके पास एक डिवाइस होती थी, वो वर्ड्स वो अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे सर्च करते थे जो उनके सामने हमेशा होती थी व्हील चेयर पे लगी हुई, और उसमें वो फिर पंच करते थे वर्ड्स, और फिर एक मशीन लाइक वॉइस जो है उस चीज को रीड करके सुनाती थी ताकि सामने वाले को आंसर मिल पाए whatever Stephen Hawking wanted to tell the other person। Firdaus Kanga is a writer and journalist। Now who is Firdaus Kanga? He is a very well known writer and he is also a journalist। He was born with brittle bones that tended to break easily when he was a child। He also moves around with wheelchair। अब इनकी जो कंडीशन थी वो ये थी कि इनकी बोन्स बहुत ब्रिटल थी, इजीली ब्रेक हो जाती हैं जो, वैसी बोन्स थी, तो इस वजह से ये भी व्हील चेयर पे कन्फाइंड हो गई। ही ऑल्सो हैड टू लिव रेस्ट ऑफ हिज लाइफ ऑन अ व्हील चेयर। और इस तरीके से कैसे ये दोनों लोग हु वर काइंड ऑफ experiencing a similar kind of life, स्टीफन हॉकिंग के लिए थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट होगा बिकॉज ही कुड नॉट स्पीक, ही हैड ओनली सम मूवमेंट लेफ्ट इन हिज फिंगर्स। तो इस तरीके से जो इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होता है वो हम पढ़ने वाले हैं। डन? ऑल राइट। So the writer begins the story by telling that for him कैम्ब्रिज वॉज रियल इंग्लैंड। तो जब ये राइटर अपनी स्टोरी बिगिन कर रहे हैं इन दिस चैप्टर, तो वो ये बोलते हैं कि इसके पहले, मतलब जब वो स्टीफन हॉकिंग से नहीं मिले थे उससे पहले उनके लिए कैम्ब्रिज ही इंग्लैंड था। यानी अगर आप इंग्लैंड में कैम्ब्रिज देख चुके हो तो भाई आपने इंग्लैंड घूम लिया, ऐसा उनका मानना था। बट वेन ही लेफ्ट कैम्ब्रिज फॉर हिम इट बिकेम डिफरेंट ऑल टुगेदर एज ही मेट स्टीफन हॉकिंग देयर। बट जब वो कैम्ब्रिज को जाते हैं, छोड़कर बाहर आ रहे होते हैं वहाँ से, और वो स्टीफन हॉकिंग से मिलके आ रहे होते हैं, तब उनके लिए पूरी चीज़ एकदम से चेंज हो जाती है। एंड इट वाज नॉट ओनली कैम्ब्रिज फॉर हिम विच वाज इंग्लैंड फॉर नाउ। तो उनके लिए पूरी जो ये सोच थी वो चेंज हो जाती है। पहले उनके लिए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ही इंग्लैंड हुआ करता था, बट देन जब वो स्टीफन हॉकिंग से मिलते हैं पूरा सिनारियो चेंज हो जाता है। While he was on a walking tour through Cambridge, the guide mentioned about Stephen Hawking that he is a poor man who is quite disabled but a worthy successor to Isaac Newton, whose chair he had at the university। तो यहाँ पे जब जो हमारे ऑथर हैं फिरदौस कैंगा, when he was just moving around, जब वो घूम रहे थे ब्रिटेन, तब वो एक वॉकिंग टूर पे थे, और इस वॉकिंग टूर के दौरान एक गाइड था जो इनको कैम्ब्रिज घुमा रहा था। वहाँ पे गाइड जो है मेंशन करते हैं अबाउट स्टीफन हॉकिंग, और वो बोलते हैं दिस पर्सन इज अ पुअर मैन, यानी कि वो बेचारा आदमी, बिकॉज ही वाज कन्फाइंड टू अ व्हील चेयर। हमारे सामने अगर कोई भी ऐसा डिसेबल्ड पर्सन आता है तो हम यही करते हैं, सबसे पहले हम दया दिखाते हैं, राइट? तो यही चीज़ उसके दिमाग में भी आई। एंड गाइड सेड अ पुअर मैन, जो कि है स्टीफन हॉकिंग, पूरा टाइम ही हैज टू लिव ऑन अ व्हील चेयर, बट येस ही वॉज अ वर्दी सक्सेसर टू इसैक न्यूटन, ग्रेट इसैक न्यूटन। तो उनकी जो चेयर थी कैम्ब्रिज पे, उसके बाद अगर कोई हकदार था उसका तो वो कौन था? वो थे स्टीफन हॉकिंग। The author was surprised as he forgot about the most brilliant and completely paralyzed astrophysicist, the author of A Brief History of Time, which is one of the biggest bestsellers ever lived here. But author को एकदम से ये चीज़ दिमाग में ही नहीं रही, kind of that skipped from his mind
कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ कैम्ब्रिज में कैम्ब्रिज इज ओनली द रियल इंग्लैंड। उनको फिर ध्यान आता है कि वो भूल गए एक ऐसे पर्सन के बारे में हु इज द मोस्ट ब्रिलियंट पर्सन, बहुत इंटेलिजेंट। ही इज पैरालाइज्ड, कंप्लीटली पैरालाइज्ड, बट ही वॉज अ ग्रेट ब्रिलियंट एस्ट्रोफिजिसिस्ट। एंड देन उन्होंने एक बुक भी लिखी थी, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, जो कि बेस्ट सेलर्स में से एक बुक रही है, और ये पर्सन यहीं पे रहते थे। फिर ऑथर को समझ आया कि भाई सिर्फ कैम्ब्रिज नहीं है जो घूमने के लिए है यहाँ पर, बल्कि दिस इज द पर्सन जिससे हमें मिलना चाहिए, बिकॉज ही इज द वन जो कि सॉर्ट ऑफ रिप्रेजेंट करता है इस कंट्री को। देन द ऑथर डिसाइडेड, एंड व्हेन द ऑथर वाज डन विद द वॉकिंग टूर, ही वेंट टू अ फोन बूथ एंड कॉल्ड स्टीफन हॉकिंग। सो दैट वाज द मोमेंट ही डिसाइडेड कि नहीं, अब तो मिलना ही पड़ेगा स्टीफन हॉकिंग से। तो जैसे ही टूर खत्म हुआ, फटाफट वो भागे एक नियरेस्ट फोन बूथ पे, और वहां से उन्होंने कॉल करने की कोशिश की, किसको? स्टीफन हॉकिंग के घर पे। His assistant was on the line and the author told him that he had come in a wheelchair from India to write about his travels in Britain. तो जैसे वो कॉल लगाते हैं तो स्टीफन हॉकिंग के असिस्टेंट जो है, he picks up the call and he answers him कि जब ऑथर बोलते हैं कि मैं इंडिया से व्हील चेयर पे आया हूँ टू राइट अबाउट माई ट्रैवल एक्सपीरियंसेस इन ब्रिटेन, तो उस वक्त में भी उनको ऐसा लगता है ऑथर को, जिस तरीके से उन्होंने बोला, कि उस गाइड को ऐसा लगा होगा कि व्हील चेयर पे ही इंडिया से ट्रैवल करके आए हैं। तो ये चीज़ उन्होंने बड़े ब्रैकेट्स में मेंशन की कि मे बी ये चीज़ कन्वे हुई हो इस असिस्टेंट को। एंड देन ऑथर आस्क्ड हिम दैट ही हैड टू मीट प्रोफेसर हॉकिंग एंड इवन 10 minutes would be enough for him. तो वो असिस्टेंट को बोलते हैं कि मुझे प्रोफेसर हॉकिंग से मिलना है, और इवन अगर मुझे 10 मिनट का टाइम भी मिल जाएगा प्रोफेसर हॉकिंग के साथ, तो वो भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा होगा। द असिस्टेंट गेव हिम अ टाइम ऑफ हाफ एन आवर फ्रॉम 3:30 to 4, बट ही वॉज वेरी फॉर्चुनेट इनफ, बिकॉज असिस्टेंट ने उनको 10 मिनट नहीं, पूरे 30 मिनट्स दिए कि 3:30 से 4 बजे तक का टाइम आप ले लीजिए, एंड यू जस्ट कम एंड मीट स्टीफन हॉकिंग। सडनली द ऑथर स्टेटेड फीलिंग वीक ऑल ओवर, और एकदम से क्या हुआ, ये जो ऑथर थे, ही स्टार्टेड फीलिंग वीक। उनको ऐसा लग रहा था कि एवरीथिंग इज जस्ट नंब, क्योंकि वो शॉक थे, सरप्राइज थे, बिकॉज उनको एज ए पर्सन से टाइम मिल गया था मिलने का, जिसके बारे में सॉर्ट ऑफ जो एक राय होती है हमारी कि कोई व्हील चेयर पे कन्फाइंड है, पैरालाइज्ड है, या फिर कोई डिसेबल्ड है, तो वो थोड़ी ना इतनी सारी चीज़ें कर सकता है, बट यहाँ पे बिल्कुल अलग ही सिनेरियो था। तो ये सब चीज़ें सोच कर ऑथर जो ही वाज काइंड ऑफ फीलिंग वीक ऑल ओवर। ही देन सेज दैट हाउ ग्रोइंग अप डिसेबल्ड वन गेट्स फेड अप विद पीपल हु आस्क द पर्सन टू बी ब्रेव। फिर वो बोलते हैं कि जैसे जैसे हम ग्रो अप करते हैं उससे हम इस तरीके की कंडीशन में, तो लोग हमेशा हमसे एक ही चीज़ बोलते हैं दैट यू शुड बी ब्रेव, हिम्मत रखो, राइट। व्हेनेवर वी मीट अ पर्सन हु इज डिफरेंटली एबल्ड, वी ऑलवेज से दिस वन थिंग, बी ब्रेव, लाइक इट इज़ वेरी इजी टू से। सो यहाँ पे ये बोलते हैं ऑथर, ही सेज दैट पीपल थिंक एज इफ द पर्सन हैज़ अ करेज अकाउंट, और जिस तरीके से लोग बोलते हैं कि बी ब्रेव, ऐसा लगता है कि ऐसे लोगों के पास एक करेज, एक हिम्मत का अकाउंट होता है। बट दीज पीपल आर टू लेजी टू ड्रॉ अ चेक फ्रॉम इट, बट ये बहुत आलसी है, इसीलिए वो करेज का चेक नहीं निकाल पाते। ऐसा तो होता नहीं है आप करेज के अकाउंट में जाते हो, इतनी ब्रेवरी निकलवा के आ जाते हो चेक में, राइट। तो जब लोग इस तरीके से बोलते हैं ना बी ब्रेव, तो बड़ी चीज़ अजीब लगती है, बिकॉज बोलना बड़ा आसान है। बट ऑथर का कहना है इन सच अ सिचुएशन द ओनली थिंग दैट गिव्स यू करेज एंड स्ट्रेंथ इज सीइंग पीपल लाइक यू डू समथिंग बिग। तो जब कोई बोल देता है हिम्मत रखो, बी ब्रेव, तो उससे कोई नहीं अपनी स्ट्रेंथ गेन करता है, बट कि अ पर्सन वुड achieve that strength, a person would become courageous or be brave only when he kind of sees people, जब वो witness करते हैं कि उन्हीं के जैसा कोई person उनसे बेहतर कुछ अचीव कर रहा है, कुछ अच्छा कर रहा है, तब जाके वो हिम्मत आती है। Then one realizes how much is possible and reaches out further than one could ever think one could. और फिर उसके बाद पर्सन जो है वो अपना 100% देता है, रियलाइज करता है दैट देयर आर सो मेनी पॉसिबिलिटीज इन दिस वर्ल्ड, और भले कोई भी डिसेबिलिटी हो फिर भी आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हो, इवन जितना आप सोचते हो उससे ज़्यादा अचीव कर सकते हो। और वो सिचुएशन होती है जब आपको रियली एक करेज मिलता है, आप ब्रेव फील करते हो। और यहाँ पे बात किसकी हो रही है? स्टीफन हॉकिंग की। The next afternoon, when the author went to see Stephen Hawking, he told him that he had not been brave. तो जब नेक्स्ट मॉर्निंग यहाँ पे जाते हैं फिरदौस, और उनकी बातचीत होती है स्टीफन हॉकिंग से, क्या चीज़ें बातचीत होती है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है वो सब नहीं बताया है, बट बिगिन यहाँ से किया है कि स्टीफन हॉकिंग उनको बताते हैं कि दैट ही हैड नॉट बीन ब्रेव, कि वो ब्रेव नहीं थे, वो हिम्मत वाले नहीं थे। He spoke in his disembodied computer voice that he had no other option. और फिर एक disembodied यानी विदाउट बॉडी, तो आवाज़ किसकी थी? एक कंप्यूटराइज्ड वॉइस थी, एक इलेक्ट्रॉनिक वॉइस थी, तो उसकी कोई बॉडी नहीं थी। तो जो भी आवाज़ आ रही थी, जो भी आंसर आ रहा था, वो इस
मशीन वॉइस से आ रहा था, एंड देन द आंसर वॉज दैट आई हैड नो ऑप्शन. ऐसा नहीं था मैं बहुत हिम्मत वाला था इसीलिए मैंने इतना कुछ अचीव कर लिया, बल्कि मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था. दैट्स व्हाई आई हैड टू डू दिस. नाउ द ऑथर वांटेड टू टेल हिम दैट लिविंग क्रिएटिवली विद द रियलिटी ऑफ हिज डिसइंटीग्रेटिंग बॉडी वाज अ चॉइस ही मेड. तो ऑथर ये बोलना चाहते थे स्टीफन हॉकिंग को कि भाई डेफिनेटली यू हैड एन ऑप्शन, बट आपने खुद ही ये चूज किया कि आप अलग तरीके से इस डिसइंटीग्रेटिंग बॉडी जिसमें इतना ज़्यादा डिसेबिलिटी है, आपके पास इतनी कम पॉसिबिलिटीज़ हैं, देन टू यू चोज टू लिव क्रिएटिवली, तो वो आपका चॉइस था. सो यू ऑल्सो हैड एन ऑप्शन कि आप ऐसा नहीं करते, बट ऑथर ऐसा बोलते नहीं है. वाई डिड नॉट ऑथर से दिस? बिकॉज ही केप्ट क्वाइट एज ही फेल्ट गिल्टी एवरी टाइम ही स्पोक टू हिम एज ही वॉज फोर्सिंग हिम टू रिस्पॉन्ड. क्योंकि हर वक्त ऑथर जो उनको बहुत गिल्टी फील हो रहा था, बहुत अजीब लग रहा था, बुरा लग रहा था जब भी वो कुछ पूछ रहे थे. एंड स्टीफन हॉकिंग हैड टू मेड एन एफर्ट, देन ही हैड टू पंच द वर्ड्स, देन अ कंप्यूटराइज्ड वॉइस वुड आंसर. तो एक तरीके से वो फोर्स कर रहे थे उनको बार बार आंसर करने के लिए. सो ही फेल्ट गिल्टी, सो ही थॉट रहने दो, मैं नहीं बोलता हूँ ये चीज. बिकॉज टू आंसर स्टीफन हॉकिंग हैड टू टैप द लिटिल स्विच इन हिज हैंड, ट्राई टू फाइंड द वर्ड्स ऑन हिज कंप्यूटर विद द ओनली मूवमेंट लेफ्ट इन हिज लॉन्ग पेल फिंगर्स. क्यों बुरा लग रहा था जब उनको आंसर करना पड़ा था? बिकॉज आंसर देने के लिए उनको बहुत एफर्ट लगाने पड़ते हैं, उन्हें वो वर्ड सर्च करने पड़ते हैं कंप्यूटर में जो वो बोलना चाहते हैं, फिर पंच करना पड़ता है, देन उसके बाद एक कंप्यूटराइज वॉइस आवाज देती है या वो आंसर करती है. और ये सब चीजें वो कुछ मूवमेंट जो उनकी लॉन्ग पेल फिंगर्स में बची थी उससे वो कर रहे थे. The author says every now and then Hawking was shutting his eyes in frustrated exhaustion, and he could feel the pain of Hawking as the thoughts in his intensely active and vibrant mind came out emotionless and stiff as a corpse. और बार बार ऑथर बता रहे थे कि जब भी बातचीत हो रही थी स्टीफन हॉकिंग बिकॉज ऑफ दैट एग्जॉशन, टायर्डनेस, दैट अनोयंस कि इस तरीके की लाइफ उनको निकालनी पड़ रही है, बार बार वो अपनी आंखें बंद कर ले रहे थे. एंड देन ऑथर सेज कि वो फील कर पा रहे थे वो एंग्विश, वो पेन ऑफ स्टीफन हॉकिंग, क्योंकि स्टीफन हॉकिंग हैड अ बॉयंट माइंड. उनका एक एक्टिव माइंड था, उनके दिमाग पे बहुत चीज़ें चल रही थी, वो बहुत कुछ बोलना चाहते थे, बट जैसे ही वो चीज़ें जो आती थी उनकी एक कंप्यूटराइज वॉइस में वापस आता था आंसर, वो ऐसा आता था जैसे कि इट वॉज इमोशनलेस. बिकॉज कंप्यूटर वॉइस में कोई इमोशंस नहीं होते, जैसे हमारी ह्यूमन वॉइस में एक टोन होती है, एक पिच होती है, हम खुश होते हैं तो हम बिल्कुल एक अलग टोन में बात करते हैं, सैड होते हैं तो थोड़ी अलग. तो उस तरीके से एक मशीन वॉइस में इमोशंस नहीं होते. एंड ऑल्सो स्टिफ एज अ कॉर्प्स, जैसे कि एक डेड बॉडी होती है ना, स्टिफ कड़क हो जाती है, हार्ड हो जाती है, उस तरीके से उनके सेंटेंसेस आ रहे थे. द ऑथर टेल्स हॉकिंग दैट हाउ मोस्ट पीपल थिंक दैट पीपल विद डिफरेंट एबिलिटीज आर कॉन्स्टेंटली सैड एंड मिसरेबल, बट एज फार एज ही इज कंसर्न. नाउ व्हाट हैपेंस, नेक्स्ट क्वेश्चन जो ऑथर करते हैं स्टीफन हॉकिंग से वो ये था कि जब भी लोग ऐसे लोगों को देखते हैं जिनको जो इस तरीके से व्हील चेयर पे कन्फाइंड हैं, जो डिसेबल्ड हैं, तो ऐसे लोगों को देखकर लोगों को लगता है कि ये हमेशा दुखी रहते होंगे, राइट? बट ये चीज जो है ऑथर बोलते हैं, बट एज फार एज ही इज कंसर्न और ही इज टॉकिंग अबाउट हिमसेल्फ, इट इज नॉट ट्रू. तो वो बोलते हैं कि जब तक मैं अपनी बात कर रहा हूं ऐसा कुछ नहीं है कि मैं हमेशा सैड रहता हूं. ही देन आस्क्ड हॉकिंग इफ इट वाज ट्रू फॉर हिम और वाज ही लाफिंग ऑन द इनसाइड. तो सेम क्वेश्चन वो स्टीफन हॉकिंग से करते हैं कि भाई सबको लगता है कि कॉन्स्टेंटली हम लोग जो है दुखी रहते होंगे, बट मेरे केस में ऐसा नहीं है, आई एम नॉट सैड कॉन्स्टेंटली. आपके केस में कैसा है? क्या आप भी ऐसा है कि इज इट ट्रू फॉर यू कि आप भी हमेशा सैड रहते हो, या फिर आप अंदर से बहुत हंसते हो, आप खुश रहते हो? After 3 minutes, Hawking told that he found it amusing when people are kind to him because of his disabilities. तो यहाँ पे वो जो 3 मिनट का टाइम लेते हैं हॉकिंग, और उसके बाद उनका आंसर आता है कंप्यूटराइज वॉइस में that he feels, जब उनको बहुत हंसी आती है, feels amused when people patronize him, यानी कि लोग जो है दया भावना दिखाने के लिए उनको बड़े अच्छे से बात करते हैं, काइंड है उनके लिए, जस्ट बिकॉज वो डिसेबल्ड हैं, उसके अलावा और कोई रीजन नहीं है. तो ये चीज सोचकर स्टीफन हॉकिंग को बड़ी हंसी आती है. Then Firdaus asked Stephen Hawking whether he found it annoying when people like the author comes and disturbs him in his work. Next जो है फिरदौस ये क्वेश्चन करते हैं कि मेरी तरह बाकी के लोग भी जब आपको आके काम में डिस्टर्ब करते हैं तो क्या आपको अनोइंग लगता है, आपको इरिटेटिंग लगता है? He answered yes and then smiled his one way smile. तो वो एकदम से आंसर फ्लैश करते हैं yes, और फिर एकदम से वन वे, यानी क्योंकि जितना उनके मूवमेंट है बॉडी में एक तरीके से टिल्टेड था उनका हेड, तो एक तरफ से उनकी स्माइल आती है that he was also a person जो जोक्स क्रैक कर सकता है. The author at that moment, without being sentimental or foolish, knew that he was looking at one of the most beautiful men in the world. और यहाँ पर ऑथर बोलते हैं कि ऐसा नहीं था कि मैं इमोशनल हो गया था, सेंटिमेंटल था, या मैं बेवकूफ़ जैसी हरकतें कर रहा हूँ, बल्कि मुझे उस वक्त रियलाइज़ हुआ कि मैं दुनिया के जो सबसे अच्छे लोग हैं, मोस्ट ब्यूटिफुल मैन, उनमें से एक को मैं देख रहा हूँ, दैट इज स्टीफन हॉकिंग. सो बीइंग डिसेबल्ड या डिफरेंटली एबल्ड इज अ वेरी गुड वर्ड टू बी यूज्ड. फिर भी वो खुश थे, वो जोक्स क्रैक कर रहे थे, तो इसीलिए यहाँ पे राइटर को लगता है कि वो वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल मैन इन द वर्ल्ड को विटनेस कर रहे हैं.
The first glimpse of Hawking is shocking because he looks like a still photograph, as if all his pictures in magazines and newspapers have turned three-dimensional. Now what happened was, जब यहाँ पे ऑथर बोलते हैं कि पहली बार जब स्टीफन हॉकिंग कोई देखता है, जब रूबरू होता है, फेस टू फेस मुलाकात होती है, उस वक्त देखकर कोई भी शॉक हो सकता है, बिकॉज इट इज लाइक ही इज काइंड ऑफ अ स्टिल फोटोग्राफ, लाइक एक पिक्चर है, बस इंसान नहीं है, बिना मूवमेंट के कोई पिक्चर है. जस्ट उनकी जो पिक्चर्स मैगजीन्स या न्यूज़पेपर्स में आती है वो 3D हो गई हैं, ठीक है, 3 dimensional हो गई हैं, बिकॉज ऑब्वियसली वो एक पर्सन है इन रियल लाइफ. Then as one notices him further, his head is twisted sideways limply, the upper part of the body is shrunk inside his dull blue shirt and legs weak. फिर कोई भी ध्यान से अगर उनको ऑब्जर्व करता है तो उनको देखने को मिलता है कि उनका जो एक ये जो हेड है वो एक साइड टिल्टेड है, लिम्पली यानी जैसे जान ही ना हो, बहुत वीक. देन उनका जो टॉर्सो है, अपर पार्ट ऑफ द बॉडी है, वो एक डल ब्लू शर्ट में जैसे किसी ने रख दिया हो. एंड उनके लेग्स भी वीक हैं, कोई भी ताकत या एक जान जो बोलते हैं ना वो बिल्कुल भी नहीं दिखती है. His eyes appear as if they can speak. They are still, yet trying to speak something of great significance and urgency, although what they are saying is hard to decipher. उनकी आंखें कोई भी देखेगा तो ऐसा लगता है कि वो कुछ अर्जेंट, कुछ स्पेशल बताना चाहते हैं, बहुत कुछ उनकी आंखें बोल रही होती हैं, बट ऑब्वियसली वो क्या बोलना चाहते हैं वो इंटरप्रेट करना, डेसिफर करना, वो अनकोड डीकोड करना, वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है. Having looked at him shakes you up completely because you have seen something you never thought you could see. और जब उनको आप देखते हो तो आप कंप्लीटली शॉक्ड हो जाते हो, आप बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाते हो, बिकॉज आप कुछ ऐसा विटनेस करते हो जो आपने कभी नहीं सोचा होगा कि आप देखोगे, बट यू डू इट. सो दिस इज द काइंड ऑफ बोल सकते हैं एक्सपीरियंस होता है व्हेन यू काइंड ऑफ सी स्टीफन हॉकिंग फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम. When one observes Stephen Hawking, it appears as if he is like a lantern. अब यहाँ पे ये बहुत अच्छे से कंपैरिजन किया है, लाइक सॉर्ट ऑफ मोस्ट ब्यूटीफुल लाइन्स है ये चैप्टर की, कि कभी भी कोई स्टीफन हॉकिंग को देखता है तो ऐसा लगता है यू आर लुकिंग एट अ लैंटर्न, एक लैंप देख रहे हो, whose walls are so worn out that you only see the light inside, that is the inner glow of a man. और उसकी जो वॉल है, जो बॉडी है, वो बहुत ज़्यादा खराब हो गई है, worn out है, जैसे जंग लग गई हो लैंटर्न को, और बट आपका ध्यान सिर्फ उस लाइट पे जाता है जो अंदर जो एक इनकैंडेसेंस है, जो इनर ग्लो होता है पर्सन का, जो सोल होती है, आप वही विटनेस करते हो. द बॉडी इज ऑलमोस्ट इरेलीवेंट एंड एग्जिस्ट ओनली लाइक अ केस मेड ऑफ शैडोज. और बॉडी जो है, फिजिकल जो अपीयरेंस है, वो तो सिर्फ इररेलेवेंट है, सिर्फ मतलब कोई मतलब ही नहीं उसका. एक वो जो इनर सोल होती है, दैट इज समथिंग विच होल्ड्स एन इंपॉर्टेंस इन एनीवन्स लाइफ. It even makes the author, a non-believer in eternal souls, realize that a man is no more than that. और जो ये ऑथर हैं वो भी एक नॉन बिलीवर थे इटर्नल सोल के, उनको नहीं लगता था ऐसा कुछ होता है, बट वो भी बिलीव कर लेते हैं कि फिजिकल बॉडी वगैरह तो कुछ भी नहीं है, इट्स जस्ट एन एसेसरी, और जो रियल चीज है वो क्या है, इट इज द इनर सोल. द नेक्स्ट क्वेश्चन आस्क्ड बाय द ऑथर टू हॉकिंग वाज व्हाट इज द बेस्ट थिंग अबाउट बीइंग डिसेबल्ड. और फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन वो पूछते हैं स्टीफन हॉकिंग से वो ये था कि आपके हिसाब से बीइंग अ डिसेबल्ड पर्सन क्या बेस्ट चीज़ होती है. जब आपके पास एक कोई पॉसिबिलिटी या एबिलिटी नहीं होती है तो आपके हिसाब से क्या वो बेस्ट चीज़ है जो आपने देखी है थ्रू आउट दिस जर्नी. He answered that there is nothing he finds good about being disabled. The author then expressed that he thinks it makes you discover that there is so much kindness in the world. तो यहाँ पे स्टीफन हॉकिंग का आंसर था कि मुझे नहीं लगता कि कुछ भी चीज़ें ऐसी जो कि अच्छी है about being disabled, बट ऑथर इस पे बहुत ब्यूटीफुल आंसर करते हैं कि आई थिंक, यानी ऑथर के हिसाब से आपको ये चीज़ समझ आने लगती है कितनी ह्यूमैनिटी, कितनी काइंडनेस एग्जिस्ट करती है अभी भी इन दिस वर्ल्ड, और वो चीज़ आप समझ पाते हो व्हेन यू आर डिसेबल्ड. So this is something which was the answer of the author to Stephen Hawking's answer. Like he was like कुछ भी अच्छा नहीं होता है, but according to author this was something which he found as a very nice experience. Clear? All right. Stephen agreed to this. The author found that the disadvantage of his voice synthesizer was that it could convey any excitement or emotions. अब यहाँ पे नोट आना चाहिए कि स्टीफन जो है ही अग्रीज, स्टीफन हॉकिंग इस चीज़ से अग्री करते हैं कि येस यू आर राइट, बट ये चीज़ पे ऑथर को लगा कि इस वॉइस सिंथेसाइजर का एक डिसएडवांटेज है, एक नेगेटिव पॉइंट है, और वो ये है दैट वो वॉइस सिंथेसाइजर ये चीज़ नहीं बता पाता था व्हाट आर द इमोशंस इन्वॉल्व्ड इन दिस सेंटेंसेस. यानी जो कुछ भी बोलते थे स्टीफन हॉकिंग वो किस इमोशन से बोल रहे हैं, विथ हाउ मच excitement he was agreeing to the author, that could not be deciphered or that could not be interpreted from this voice synthesizer. Whenever the author adjusted himself in his chair or had a look at his wristwatch to track time, he wanted to make every one of his 30 minutes count. तो जब भी author adjust कर रहे थे अपनी व्हील चेयर पे या फिर वो अपने रिस्ट वॉच को चेक कर रहे थे कि भाई कितना टाइम बचा है, so he wanted कि मैं हर एक मिनट को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करूँ.
He felt relieved and happy about the limited possibilities of his body and also because Stephen Hawking could not even move, right? तो ये चीज़ देखकर जो फिरदौस है उनको बहुत अच्छा लग रहा था. He could feel that satisfaction कि एटलीस्ट मेरे पास थोड़ी बहुत पॉसिबिलिटीज़ हैं कि मैं अपना हाथ मूव कर पा रहा हूँ, अपना टाइम देख पा रहा हूँ, थोड़ा बहुत मूवमेंट कर पा रहा हूँ, एडजस्ट कर पा रहा हूँ, जो कि स्टीफन हॉकिंग नहीं कर सकते. In that moment, it almost did not matter to the author that he would never be able to walk or even stand for that matter. और उस पर्टिकुलर मोमेंट पे ये जो ऑथर हैं फिरदौस हैं उनको ये चीज़ बिल्कुल भी अब फ़र्क नहीं पड़ रहा था उनको कि वो अब कभी खड़े नहीं हो पाएंगे, बिकॉज वो ये चीज़ जो है बहुत अच्छे से समझ पा रहे थे कि स्टीफन हॉकिंग इतना कुछ कर चुके हैं अचीव, डिस्पाइट द फैक्ट कि उनके पास तो बिल्कुल भी पॉसिबिलिटीज़ नहीं थी जितनी एटलीस्ट फिरदौस के पास है. तब उनको लगता है कि मैं कभी चल नहीं पाऊंगा, कभी वॉक नहीं कर पाऊंगा, वो चीज़ अब मैटर नहीं करती है. The author told Hawking that how he had been an inspiration for him and others and whether this thought helped him or not. और फिर ऑथर पूछते हैं कि कैसे स्टीफन हॉकिंग उनके लिए और भी लोगों के लिए एक मोटिवेशन है, एक इंस्पिरेशन है. तो ये चीज़ सोचकर आपको कैसा लगता है, वो स्टीफन हॉकिंग से क्वेश्चन करते हैं. स्टीफन आंसर्ड नो. ही वॉज लाइक नहीं, मैं खुश नहीं होता हूँ इस चीज़ से, मुझे कोई ऐसा नहीं होता कि अरे वाह लोग इतने खुश हो रहे हैं. क्यों? द ऑथर रियलाइज दैट इट वॉज सो सिली टू आस्क दिस क्वेश्चन एज व्हेन द बॉडी ऑफ द पर्सन इज अ रूम विच इज वेरी स्मॉल एंड सफोकेटिंग एंड द वॉल्स आर ग्रोइंग नैरोअर डे बाय डे. इट वुड नॉट मेक एनी डिफरेंस टू नो दैट द पीपल आउटसाइड आर स्माइलिंग विद एडमिरेशन टू सी यू ब्रीदिंग स्टिल. तो जब स्टीफन जो है वो आंसर करते हैं कि नहीं, इससे कोई भी मुझे अच्छा नहीं लगता है, और तब ऑथर रियलाइज करते हैं कि मैंने कितना सिली, कितना फूलिश क्वेश्चन किया है. बिकॉज जब आपकी जो बॉडी है वो एक रूम की तरह हो जो कि बहुत छोटा होता जा रहा है, सफोकेटिंग है, क्लॉस्ट्रोफोबिक है, उसके बाद आपकी जो वॉल्स हैं वो नैरोअर होती जा रही हैं, एंड इट वुड नॉट मेक एनी डिफरेंस ना. फिर आपको थोड़ी ना अच्छा लगेगा कि बाहर जो लोग हैं वो आपको खुशी से एडमायर कर रहे हैं, मोटिवेट हो रहे हैं आपसे, बिकॉज आप खुद अपनी लाइफ में इतना ज़्यादा फंस चुके हो. Then the author asked Hawking to give some advice to the disabled people. उसके बाद स्टीफन हॉकिंग से क्वेश्चन करते हैं ऑथर, या फिर वो बोलते हैं कि आपके लिए डिसेबल्ड पीपल को आप क्या एक एडवाइस देना चाहोगे. स्टीफन सेड दैट दे शुड फोकस ऑन व्हाट दे आर गुड एट. तो स्टीफन हॉकिंग बहुत अच्छी बात बोलते हैं यहाँ पर कि मेरे हिसाब से जो डिसेबल्ड पीपल हैं उनको जो चीज़ अच्छी लगती है उसी पे फोकस करना चाहिए. अकॉर्डिंग टू हिम डिसेबल्ड ओलंपिक्स आर अ वेस्ट ऑफ टाइम. और उनके हिसाब से जो डिसेबल्ड लोगों के लिए ओलंपिक गेम्स होते हैं वो एक वेस्ट ऑफ टाइम है, बिकॉज वहाँ पे लोग देखा देखी में पार्टिसिपेट करते हैं. जो नॉर्मल लोग कर सकते हैं वो हम भी करें, तो डिसेबल्ड ओलंपिक्स. तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बिकॉज आपको जो अच्छा लगता है आपको उस पर फोकस करना चाहिए. Then the author realized that what he said was right, as the author also remembered the years he would spend trying to play a Spanish guitar. और फिर ऑथर भी इस चीज़ को बहुत अच्छे समझ पाते हैं, बिकॉज वो भी उस टाइम पे चले जाते हैं कि कुछ सालों के लिए उन्होंने भी बड़ी कोशिश की थी स्पेनिश गिटार को बजाने में कि वो काश सीख जाए, बिकॉज नॉर्मल लोग वो करते हैं, तो उन्होंने सोचा चलो मैं भी ट्राई करता हूँ. कंसिडरेबली लार्जर देन हिम, और वो स्पेनिश गिटार उनसे भी बड़ा था, बट वो पूरी कोशिश कर रहे थे कि मैं उसको बजाना सीख जाऊं. एंड ही वेरी हैप्पीली अनस्ट्रिंग्ड इट वन नाइट. बट जब उन्होंने एक रात को उसके सारे स्ट्रिंग्स ही रिमूव कर दिए, वो गिटार बजाने लायक नहीं रहा, तब उनको बहुत ज़्यादा खुशी हुई. Then 30 minutes were over and the writer said he had annoyed him enough and was thanking him, but then Stephen told him to stay. और फिर जैसे ही वो टाइम देखते हैं कि भाई 30 मिनट्स हो गए हैं, तो वो स्टीफन हॉकिंग को बोलते हैं कि मैंने आपको बहुत परेशान किया है, annoyed you enough, अब now is the time, अब मेरे को जाना चाहिए. And then he was just about to say thank you. और उसी बात पे क्या होता है, स्टीफन हॉकिंग told him to stay. बस वो बोलने ही वाले थे कि आई एम थैंकिंग यू और थैंक यू फॉर समथिंग, पर उसी वक्त स्टीफन हॉकिंग इंटरप्ट करके बोलते हैं स्टे, थोड़ी देर और रुक जाओ. द ऑथर वेटेड, ऑन एनीबडी वुड, राइट. तो ऑथर जो है वो वेट करते हैं. हॉकिंग ऑफर्ड हिम सम टी एंड ऑफर्ड हिम टू शो हिज गार्डन टू द राइटर. और फिर हॉकिंग जो है स्टीफन हॉकिंग वो ऑफर करते हैं चलो चाय पीते हैं एंड लेट मी जस्ट शो यू माई गार्डन. The garden was as big as a park, but Stephen covered every inch of the garden on his motorized wheelchair. अब ये गार्डन इतना बड़ा था जैसे कि पब्लिक पार्क नहीं होता वैसा, बट फिर भी स्टीफन हॉकिंग डिस्पाइट बीइंग डिफरेंटली एबल, वो अपनी मोटराइज व्हील चेयर पे पूरा गार्डन घुमा रहे थे, पूरा गार्डन दिखा रहे थे. किसको? ऑथर को. दे कुड नॉट टॉक मच एज द लेटर्स ऑन द स्क्रीन डिसअपीयर्ड इन द ग्लेयर. आफ्टर एन आवर दे वर रेडी टू लीव. बट ये जो सनलाइट थी उसने कहीं ना कहीं शांत कर दिया था स्टीफन हॉकिंग को. क्यों? बिकॉज स्टीफन हॉकिंग को वर्ड्स नहीं दिख रहे थे स्क्रीन पे, बिकॉज ऑफ दैट सनशाइन, दैट ग्लेयर. तो इस वजह से साइलेंस था, वो लोग आपस में बात नहीं कर पा रहे थे. बट yes, then after an hour they were ready to leave. और थोड़ा आधा घंटा they spent with each other, but कुछ बातें नहीं हुई, but थोड़ा एक फील हो जाता है, वो एक चीज़ जो एक सेटिस्फैक्शन होता है, एक हैप्पीनेस फील होती है. एंड आफ्टर one hour, after an hour they were just ready to leave. Clear? All right.
The author did not knew what he should do. He neither could kiss him nor cry. और उस वक्त जब वो जा रहे थे तो ऑथर को समझ नहीं आ रहा था वो क्या कर सकते हैं. He neither had an opportunity to kiss him, neither he could cry. वो रो भी नहीं सकते थे. He touched his shoulder and wheeled out into the summer evening. तो वो उनका शोल्डर टच करते हैं स्टीफन हॉकिंग का और फिर वो वहाँ पर बाहर आ जाते हैं. The author looked back and he knew that he was waving, though he wasn't. और ऑथर जो है वो पीछे देखते हैं स्टीफन हॉकिंग को और उनको ऐसा लगता है कि स्टीफन हॉकिंग पक्का वेव कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं, बट वो कर नहीं रहे थे बिकॉज ही डिड नॉट हैड दैट मूवमेंट. बट यहाँ पर ऑथर फील कर पा रहे थे कि स्टीफन हॉकिंग अगर अभी नॉर्मल होते तो वो बिल्कुल उनको वेव करते. The author expresses how looking at Stephen was like looking at his bravest self, the one he was moving towards and the one he had believed in for so many years. और फिर ऑथर यहाँ पे बोलते हैं कि स्टीफन हॉकिंग को देखते हुए ऐसा लग रहा था कि मैं अपने सबसे ब्रेवेस्ट सेल्फ को, अपने सबसे हिम्मत वाला जो मेरा सेल्फ होगा उसको देख रहा हूँ और मैं मूव कर रहा था उस लाइफ की तरफ, दैट यू नो दैट बिलीव, उसकी तरफ मैं मूव कर रहा था जो इतने टाइम से मैं बिलीव करता था कि मैं कर सकता हूँ. एंड नाउ आई वॉज रियली मूविंग टुवर्ड्स इट. ही वॉज वेल अवेयर दैट दिस जर्नी वॉज ओवर फॉर नाउ इन इंग्लैंड. एंड नाउ सिर्फ उनकी जर्नी इन इंग्लैंड खत्म हुई थी बट आगे की जो जर्नी थी वो तो बिगिन होने वाली थी बिकॉज ही गॉट सो मोटिवेटेड एंड इंस्पायर्ड आफ्टर मीटिंग दिस पर्सन स्टीफन हॉकिंग. उनको समझ आया कि देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट ही कुड डू एंड देयर आर नो पॉसिबिलिटीज लेफ्ट फॉर हिज बॉडी. क्लियर. सो इस तरीके से पॉसिबिलिटीज लेफ्ट फॉर हिज बॉडी, देयर वर पॉसिबिलिटीज, नो नहीं. एंड देन ही रियलाइज कि नहीं बहुत कुछ वो कर सकते हैं. इफ स्टीफन हॉकिंग कैन, ही कुड डेफिनेटली. सो इस तरीके से उनकी एक लाइफ चेंजिंग सिनेरियो उनको देखने को मिलता है आफ्टर ही मेट दिस पर्सनैलिटी. एंड नाउ it was not only Cambridge which was a metaphor for England, it was Stephen Hawking he would ever remember whenever he would think about Britain or England. Clear? All right. And today we are going to discuss all the NCERT questions that have been asked in the chapter A Visit to Cambridge by Firdaus Kanga. Now as we all know this chapter is a quite lengthy one, बहुत सारी चीजें हैं इसमें, but it's a beautiful chapter. Similarly you get to डिस्कस और यू गेट टू लर्न अ लॉट अबाउट द चैप्टर अगेन क्योंकि बहुत से क्वेश्चंस हैं और कंप्लीटली कवर कर रहे हैं चैप्टर को. ऑल्सो बहुत सारे लैंग्वेज बेस्ड चीज़ें हैं, आपको डिफरेंट तरीके से बताया जाएगा हाउ टू मेक अ फ्रेज एंड एवरीथिंग. तो वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इन दिस वीडियो. सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन आस्क्ड इज विच इज द राइट सेंटेंस. यानी आपको एक चैप्टर सेंटेंस दे दिया चैप्टर से और आपको तीनों ऑप्शंस में से ये चूज करना है कि कौन सा परफेक्ट ऑप्शन है जो डिस्क्राइब कर रहा है उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को. जैसे कैम्ब्रिज वॉज माई मेटाफॉर फॉर इंग्लैंड, इसका मतलब क्या है टू द राइटर. राइटर के लिए कैम्ब्रिज ही क्या था, इंग्लैंड, दैट्स इट. इसका मतलब ये है. सो कैम्ब्रिज वॉज अ रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी इन इंग्लैंड, इट्स ट्रू बट दिस इज नॉट द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस. तो ये हो गया गलत. इंग्लैंड वॉज फेमस फॉर कैम्ब्रिज, तो इंग्लैंड जो है कैम्ब्रिज के लिए फेमस था, ऐसा कुछ है क्या? यस, तब के टाइम पे फेमस था वो, बट इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ इसी के लिए ये जो मीनिंग है वो इस सेंटेंस से मिल रहा है क्योंकि यहाँ राइटर की बात हो रही है. उनके हिसाब से कैम्ब्रिज वॉज द रियल इंग्लैंड, यानी कि कैम्ब्रिज देख लिया मतलब पूरा इंग्लैंड देख लिया. सो थर्ड ऑप्शन इज द वन जो कि सही मीनिंग दे रहा है इस स्टेटमेंट को. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है द राइटर फोन्ड स्टीफन हॉकिंग्स हाउस. उन्होंने कॉल किया स्टीफन हॉकिंग को फ्रॉम द नियरेस्ट फोन बूथ, फ्रॉम आउटसाइड अ फोन बूथ, फ्रॉम इनसाइड अ फोन बूथ. तो हमें नहीं बताया कि वो कितना पास था कितना दूर था, हमें ये बोला बस उन्होंने कि वायर को उन्होंने खींचा था कि वो तब तक जब तक उनके पास ना पहुंच जाए. तो ऑब्वियसली वो अंदर होते तो इतना खींचना नहीं पड़ता. सो इट्स फ्रॉम आउटसाइड अ फोन बूथ. नेक्स्ट इज एवरी टाइम ही स्पोक टू द साइंटिस्ट द राइटर फेल्ट गिल्टी. तो वो ये बोल रहे थे कि बार बार मुझे उनको फोर्स करना पड़ा था ना कि वो पंच इन करें फिर बोलें, तो इन चीजों की वजह से मुझे बहुत बुरा लग रहा था. ही वॉजंट श्योर वॉट ही वॉन्टेड टू आस्क. ही फोर्स्ड द साइंटिस्ट टू यूज हिज वॉइस सिंथेसाइजर. ही वॉज फेस टू फेस विद अ लेजेंड. तो सारी चीजें सही हैं बट फर्स्ट ऑप्शन तो बिल्कुल डेफिनेटली गलत है, बट सेकंड इज द वन जो कि इसको एक्सप्लेन करता है कि वो गिल्टी फील क्यों कर रहे थे. तो सेकंड क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर. Next is I felt a huge relief in the possibilities of my body. In the given context, the highlighted words refer to. तो बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है क्योंकि आपको ये सीधे सीधे ये जो लाइन दी है ना possibilities of my body उसके पहले ही मेंशन किया है shifting in the wheelchair, turning the wrist सॉरी, और मतलब ऐसे शिफ्ट होना फिर अपने रिस्ट को यू नॉर्मल है उसको टर्न करके वॉच देखना, ये सारी चीजें जो है उन्होंने बताई हैं इन द पॉसिबिलिटीज ऑफ माई बॉडी. तो डायरेक्ट स्टेटमेंट है जो कि है फर्स्ट ऑप्शन जो कि आपके चैप्टर में ही गिवन है. क्लियर. ऑल राइट. नेक्स्ट आपको क्वेश्चन दिया गया है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. डिड द प्रोस्पेक्ट ऑफ मीटिंग स्टीफन हॉकिंग मेक द राइटर नर्वस? इफ सो व्हाई? प्रोस्पेक्ट मतलब कुछ अच्छा होने वाला, आपको ये पहले ही पता हो, पॉसिबिलिटी. तो यहाँ पे पता था किसको, ऑथर को, कि उनको आधा घंटा मिल गया स्टीफन हॉकिंग से मिलने के लिए. तो वो बोल रहे थे आई फेल्ट वीक. तो वो क्यों ऐसा फील कर रहे थे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं क्योंकि स्टीफन हॉकिंग्स ने बीइंग डिफरेंटली एबल्ड, बीइंग डिसेबल्ड, उन्होंने इतना कुछ अचीव कर लिया था कि ये चीज वो देखने वाले थे, उसी पर्सन से वो मिलने वाले थे कि जिसकी कंडीशन उनसे भी
खराब थी राइट, क्योंकि स्टीफन हॉकिंग को भी व्हील चेयर पे थे बट उनकी बॉडी पूरी पैरालाइज थी, बट हमारे ऑथर की पूरी बॉडी पैरालाइज नहीं थी, वो वॉक नहीं कर सकते थे। तो इस तरीके से जब वो चीजें सोच रहे थे कि स्टीफन हॉकिंग को इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स थी फिर भी उन्होंने इतना कुछ अचीव किया लाइफ में, तो ऐसा होता है ना, आप ऐसे किसी बड़े पर्सन से मिलोगे तो आप बिल्कुल नर्वस फील करते हो, दैट्स व्हाई ही फेल्ट नर्वस। सो यस, द प्रोस्पेक्ट ऑफ मीटिंग स्टीफन हॉकिंग मेड द राइटर नर्वस as he was going to meet Stephen Hawking, who was a very renowned and brilliant astrophysicist, the author of biggest bestsellers ever, A Brief History of Time. He was a worthy successor of Sir Isaac Newton and succeeded to his chair at the Cambridge University despite being paralyzed and differently abled. तो क्योंकि उन्होंने इतना कुछ अचीव कर लिया था ऑल्दो वो डिफरेंटली एबल्ड थे, जैसे कि उन्होंने बेस्ट सेलर बुक लिखी थी, वो एक वेल नोन एस्ट्रोफिजिसिस्ट थे, देन उसके बाद वो इसैक न्यूटन के सक्सेसर थे उनकी चेयर के इन द कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो जब सोच रहे थे तो इसीलिए वो नर्वस फील कर रहे थे बिकॉज ही वॉज गोइंग टू मीट सच अ लेजेंड। क्लियर? ऑल राइट। Next is, did he at the same time feel very excited? If so, why? Obviously he felt very excited because वो ऐसे पर्सन से मिल रहे थे जिसके लिए उनको सिर्फ 10 मिनट चाहिए थे और उनको आधा घंटा मिल गया था कि वो ऐसे पर्सन से बात कर सकें जिसने इतना कुछ अचीव कर लिया है, तो उनके थॉट्स, व्यू पॉइंट्स वो जान पाएंगे, तो उससे बड़ी बात कोई नहीं होगी। So yes, he felt, or the author at the same time felt very excited to meet Stephen Hawking, as he never expected that he would get an opportunity to have a conversation with such a great personality. Obviously क्योंकि उन्होंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था या उन्होंने कभी भी ऐसी चीज़ सोची नहीं थी कि वो इतने बड़ी पर्सनालिटी से ऐसे मिलेंगे। He wanted at least 10 minutes with him, but he got 30 minutes to have a conversation with a great personality. 10 मिनट चाहिए थे, आधा घंटा मिल गया और इनफैक्ट एट द एंड हमें पता चलता पूरा 1 घंटा वो थे स्टीफन हॉकिंग के साथ, तो इसीलिए वो बहुत ज़्यादा खुश थे। Even if he was differently abled, he had achieved great heights and was considered a worthy successor of Sir Isaac Newton and succeeded to his chair at the Cambridge University. Although इतने ज़्यादा differently abled थे वो, फिर भी उन्होंने इतनी बड़ी चीज़ें अचीव की थी, सर इसाक न्यूटन के सक्सेसर थे वो, तो बहुत बड़ी बात है ये। This made him aware of the innumerable possibilities before him and he could reach out further than he ever thought he could. और इसकी वजह से उनको इतनी नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज के बारे में वो सोच पा रहे थे जो कि उनको पता चलेंगी, और वो इतना कुछ कर सकते हैं अपनी लाइफ में जितना उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा, because he would get that motivation, inspiration or viewpoint of such a great personality. Clear? All right. Guess the first question put to the scientist by the writer. अब ये क्वेश्चन डिफर कर सकता है, आप सबका एक व्यू पॉइंट हो सकता है कि जब पहली बार मिले होंगे ऑथर तो सबसे पहली चीज उन्होंने क्या पूछी होगी। ऐसा मत लिखना हेलो बोला होगा, हाय बोला होगा, नहीं, क्या पूछा होगा पहला क्वेश्चन। तो एक सॉर्ट ऑफ गैस हम ये कर सकते हैं कि मे बी उन्होंने पूछा होगा उनकी डिसेबिलिटी के बारे में, सर आप कुछ बताइए कैसे हुआ, क्या हुआ, या फिर ये पूछा होगा कि आपने इतना ज्यादा कैसे अचीव कर लिया डिस्पाइट बीइंग डिसेबल्ड। क्लियर? सो द राइटर्स फर्स्ट क्वेश्चन माइट बी अबाउट हॉकिंग्स डिसेबिलिटी एंड हाउ ही फेल्ट आफ्टर ही हैड अकम्प्लिश्ड सच ग्रेट थिंग्स इन लाइफ डिस्पाइट बीइंग डिफरेंटली एबल्ड। क्लियर? तो ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि उन्होंने इतना कुछ अचीव कर लिया, उनको कैसा लगता है, देन उसके बाद उनकी कोई जो डिसेबिलिटी उसके बारे में बताइए, कैसे डिसेबिलिटी होने के बावजूद आपने ये सब अचीव कर लिया। तो ये सारी चीजें हैं जो फर्स्ट क्वेश्चंस हो सकती हैं। सो यू कैन मेंशन एज पर योर चॉइस। डन? ऑल राइट। Next is, Stephen Hawking said, I have had no choice. Does the writer think there was a choice? What was it? तो राइटर बोलना चाह रहे थे ना कि आपने इतना क्रिएटिवली चूज किया रहना डिस्पाइट बीइंग इन सच अ कंडीशन, तो आपकी ही ये चॉइस थी। तो ऑथर के हिसाब से एक और चॉइस क्या होती जो कि ज्यादातर लोग करते हैं चूज, वो क्या? गिव अप कर देना। ठीक है? सो येस, द राइटर थॉट दैट देयर वाज अ चॉइस टू गिव अप and accept the life as it was rather than accomplishing new heights despite being disabled. तो ऑथर के पास एक और चीज होगी दिमाग में कि हाँ आप गिव अप कर सकते हैं, आप नॉर्मली एक्सेप्ट कर सकते थे लाइफ को जैसी थी, बल्कि आपने क्या चूज किया? क्रिएटिवली जीना उसको। तो yes, there was a choice. Done? All right. नेक्स्ट इज, आई कुड फील हिज एंग्विश. व्हाट कुड बी द एंग्विश? यानी कि ऑथर बोलते हैं मैं उनका पेन, उनकी सफरिंग समझ पा रहा था जब वो एग्जॉशन से अपनी आईज शट कर ले रहे थे बार बार, बिकॉज बीइंग डिसेबल्ड एंड उनको एक वॉइस सिंथेसाइजर का यूज करना पड़ा था अपने थॉट्स को एक्सप्लेन करने के लिए। तो उनके दिमाग में इतनी सारी चीजें चल रही थी कि वो उन इमोशंस के साथ, उस एक्साइटमेंट के साथ शेयर करना चाहते होंगे, बट वो नहीं कर पा रहे थे। क्यों? बिकॉज वो कर ही नहीं सकते थे, राइट? ही वॉज डिपेंडेंट ऑन दैट वॉइस सिंथेसाइजर। तो इसीलिए उनको जो सफरिंग होती थी अंदर से वो देख पा रहे थे, वो फील कर पा रहे थे ऑथर। सो स्टीफन हॉकिंग वांटेड टू शेयर अ लॉट ऑफ हिज आइडियाज, बट ही वॉज डिपेंडेंट ऑन अ वॉइस सिंथेसाइजर फॉर एक्सप्रेसिंग हिज थॉट्स विदाउट एनी इमोशंस। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वांट टू स्पीक समथिंग और आपको 2 दिन के लिए किसी पर्सन पे डिपेंड करना है कि आप कुछ नहीं बोल सकते, सिर्फ वही बोलेगा आपकी जगह पे, तो बहुत डिफिकल्ट होगा, राइट? खुद के थॉट्स को किसी और के मुंह से बताना, वो भी विदाउट इमोशंस, विदाउट एनी फीलिंग्स, एक बिल्कुल स्टिल से फेस से, तो कितना ज्यादा डिफिकल्ट होगा। एंड दिस पर्सन इज डूइंग दिस फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, दैट्स व्हाई दैट वाज
what he was suffering from. Firdaus could feel the pain and helplessness of Stephen Hawking as he wanted to express a lot of things but was unable to do so. He was completely dependent on the speech synthesizer. तो यही चीज़ फिरदौस जो है वो फील कर पा रहे थे, समझ पा रहे थे कि क्योंकि वो completely dependent थे स्पीच सिंथेसाइजर पे अपनी बातों को बताने के लिए, so he felt very much painful doing that, and that is the same thing जो कि यहाँ पर फिरदौस वो चीज़ समझ पा रहे थे. Done? All right. Next is what endeared the scientist to the writer so that he said he was looking at one of the most beautiful men in the world. क्या ऐसा हुआ, क्या अच्छा लग गया, क्या भाग गया हर ऑथर को कि उन्होंने बोल दिया कि वो वर्ल्ड के सबसे ब्यूटीफुल पर्सन को देख रहे हैं. तो जब उन्होंने पूछा कि क्या मेरे जैसे आप बाकी लोग आपको जब तंग करते हैं, आपके काम में डिस्टर्ब करते हैं तो आपको बहुत अनोइंग लगता है, तो उन्होंने एकदम से लिख दिया येस और हंसने लगे वन साइडेड. तो ये चीज़ देखकर ऑथर को फील हुआ कि ही इज सच अ नाइस पर्सन और इसीलिए उनको इतने अच्छे लग गए वो, और उनको दिमाग में यही चीज़ आ रही थी उनके कि ये सबसे ब्यूटीफुल पर्सन है जो वो देख रहे हैं. सो व्हेन द राइटर आस्क्ड स्टीफन हॉकिंग इफ ही फाउंड इट अनोइंग व्हेन समवन डिस्टर्ब्ड in his work, Stephen Hawking quickly responded with a yes and suddenly gave a one-way smile, and this endeared the scientist to the writer. Firdaus felt that he was indeed looking at one of the most beautiful men in the world who was differently abled but had a beautiful soul. भले ही वो differently abled थे, नहीं कर पा रहे थे express अपनी चीज़ों को, but yes he was a very beautiful person क्योंकि बड़े अच्छे से बोल देते हैं वो. हाँ हाँ, मुझे बहुत बुरा लगता है जब लोग मेरे को आके डिस्टर्ब करते हैं. Next is read aloud the description of the beautiful man. Which is the most beautiful sentence in the description? तो जैसे हम पढ़ रहे थे तब भी मैंने आपको बोला था सबसे खूबसूरत लाइंस क्या हैं, कि जैसे आप एक लैंटर्न को देख रहे हो, उसकी पूरी बॉडी जो है वो वॉर्न आउट है, बहुत खराब हो गई है, बट आपका ध्यान सिर्फ उस लाइट पे जा रहा है जो उसके अंदर जल रही है. वैसे ही पर्सन की बॉडी कैसी भी हो, आपका ध्यान सिर्फ उसकी सोल पे आना जाता है, या सोल पे जाना चाहिए कि वो एज अ पर्सन कितना ब्यूटिफुल है फ्रॉम विद इन. द मोस्ट ब्यूटिफुल सेंटेंस इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द ब्यूटिफुल मैन इज बिफोर यू लाइक अ लैंटर्न हुज वॉल्स आर worn so thin, you glimpse only the light inside as the incandescence of a man. Done? All right. Next is if the lantern is a man, what would be its walls? तो obviously अगर lantern इंसान है तो उसकी walls क्या होंगी? उसकी human body, right? उसका जो structure है body का. So the walls would refer to the structure of the human body. नेक्स्ट इज व्हाट इज हाउस्ड विद इन द थिन वॉल्स, और उस वॉल्स के अंदर क्या है? वो लाइट, वो सोल ऑफ द बॉडी. सो द लाइट ऑफ द सोल इज हाउस्ड विद इन द थिन वॉल्स ऑफ द बॉडी. तो बड़े डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं, बहुत इजी हैं. नेक्स्ट है व्हाट जनरल कंक्लूजन डज द राइटर ड्रॉ फ्रॉम दिस कंपैरिजन. तो ये जो लाइंस दी है इसका मतलब क्या है? सो लेट्स जस्ट रीड इट. द जनरल कंक्लूजन दैट द राइटर ड्रॉज इज दैट द सोल इज मोर इंपॉर्टेंट देन द फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी. इट इज नथिंग मोर देन जस्ट एन एसेसरी. तो इसका मतलब ये था राइटर जब कह रहे थे कि पर्सन की जो आउटर ब्यूटी होती है, जो फिजिकल अपीयरेंस होता है, वो सिर्फ एक एसेसरी है, वो सिर्फ एक डेकोरेशन है, बल्कि रियलिटी या फिर रियल इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, वो है द सोल ऑफ द पर्सन, यानी कि वो एज अ पर्सन कैसा है. क्योंकि बाहरी ब्यूटी कुछ भी कह सकती है, राइट, बट वो कैसा पर्सन है वो आपको तभी पता चलता है व्हेन यू काइंड ऑफ एनालाइज द सोल ऑफ द पर्सन. डन? ऑल राइट. नेक्स्ट इज व्हाट इज द साइंटिस्ट मैसेज फॉर द डिसेबल्ड. तो स्टीफन हॉकिंग बोलते हैं सबको कि जिस भी डिसेबल्ड पर्सन के लिए जो मैसेज पूछते हैं उनसे वो ये एडवाइस देना चाहते हैं कि जो आपको अच्छा लगता है वही करना चाहिए, ऐसा नहीं है कि लोगों की देखा देखी करो. सो स्टीफन हॉकिंग मैसेज फॉर द डिसेबल्ड इज दैट दे शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन व्हाट दे आर गुड एट. दे शुड नॉट ट्राई टू कॉपी अदर्स एंड मेक वेग एफर्ट्स टू डू व्हाट अदर्स डू. तो ऑब्वियसली उनको ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए कि वो फालतू के एफर्ट्स लगा रहे हैं वो चीज़ें करने में जो उनको पसंद ही नहीं है, बल्कि जस्ट बिकॉज नॉर्मल लोग करते हैं तो हमें भी वो करना है. सो दैट इज समथिंग विच वॉज द advice of Stephen Hawking. They should try their best to utilize all the available resources and achieve any task. और जो भी resources available हैं, आपको जो अच्छा लगता है उसको बेस्ट वे में आपको यूज करना चाहिए और फिर आप कुछ भी अचीव कर सकते हो. तो ये सिर्फ डिसेबल्ड पीपल के लिए नहीं बल्कि नॉर्मली भी हम लोगों के लिए बहुत अच्छी एडवाइस है. नेक्स्ट इज व्हाई डज द राइटर रेफर टू द गिटार इंसिडेंट, विच आइडिया डज इट सपोर्ट. तो जब वो स्टीफन हॉकिंग से पूछते हैं आपकी क्या एडवाइस है, तो वो बोलते हैं कि मेरे हिसाब से लोगों को जो अच्छा लगता है वो करना चाहिए, और जो डिसेबल्ड्स के लिए ओलंपिक्स गेम्स होते हैं वो बिल्कुल फालतू चीज़ है, उनको बिल्कुल पसंद नहीं आती, वेस्ट ऑफ टाइम लगता है. तो इसी पे राइटर को याद आता है कि हाँ मैं भी बहुत टाइम पहले एक स्पेनिश गिटार बजाने का कोशिश कर रहा था क्योंकि नॉर्मली लोग करते हैं, और वो गिटार मुझसे भी बड़ा था साइज में, बट एक दिन जब मैं बताया इतने टाइम से प्रैक्टिस कर रहा था मैं नहीं सीख पा रहा था, तो एक रात को मैंने बड़ी खुशी उसके सारे स्ट्रिंग्स निकाल दिया, अनस्ट्रिंग्ड इट. तो इसीलिए वो चीज़ उनको याद आ जाती है बिकॉज ही वॉज ऑल्सो ट्राइंग टू डू समथिंग विच ही वॉज नॉट गुड एट और ही नेवर वॉन्टेड टू. क्लियर? ऑल राइट.
So when Stephen Hawking mentioned to the author that Olympics for the disabled was a complete waste of time, this reminded the author about the years that he spent trying to play the Spanish guitar, which was considerable larger than him. तो वो एक ऐसी चीज कर रहे थे जिसमें वो बिल्कुल अच्छे नहीं थे, तो इस तरीके से ये उनको समझ आ रहा था कि हाँ ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि ओलंपिक्स वगैरह भी क्या है, एक वेस्ट ऑफ टाइम है. One night he gleefully unstrung the strings of the guitar. This incident supports the idea that the disabled people should do only what they are good at rather than trying to compare themselves or copy other people. तो हमेशा जो चीज़ अच्छे में हो, ये डिसेबल्ड की बात ही नहीं है, हम भी अगर हमें जो चीज़ अच्छी लगती है, हम जिस चीज़ में अच्छे हैं उसी पे काम करना चाहिए, rather than कि सामने वाला ये कर रहा है तो मैं भी वो कर लूँ. क्लियर? ऑल राइट. Next is the writer expresses his great gratitude to Stephen Hawking. What is the gratitude for? तो राइटर ऑब्वियसली जब ये सब चीज़ें देखते हैं तो इतना इंस्पिरेशन मिलता है उनको कि मैं भी बहुत कुछ कर सकता हूँ, मेरे अंदर भी इतनी पॉसिबिलिटीज हैं, अगर दिस पर्सन कैन डू सो मच आई कैन ऑल्सो डू इट. तो इसीलिए वो ग्रेटफुल थे कि वो इतने बड़े पर्सन से मिले और इतनी अच्छी चीज़ें उनको सीखने को मिली. ग्रेटफुल मतलब thankful. Clear? So Stephen Hawking inspired the writer a lot, and thus he was grateful to him. He saw how Stephen Hawking was able to achieve so many things in life despite his disability. तो although he was disabled, फिर भी इतना कुछ उन्होंने अचीव कर लिया था, तो एक source of inspiration था ये राइटर के लिए. The scientist was also an embodiment of his brave self. This positive aspect of Hawking inspired the writer so much that he felt a deep sense of gratitude for him and gave him a new way of living life without complaining of the disability all the time. तो अगर वो पूरा टाइम कंप्लेन करते रहेंगे अपनी डिसेबिलिटी के बारे में तो कुछ नहीं मिलेगा, बल्कि उनको कोशिश करनी चाहिए कि वो अपना बेस्ट दें टू अचीव समथिंग, और ये चीज़ उनको सीखने को मिली व्हेन ही स्पेंड टाइम विद स्टीफन हॉकिंग, इसीलिए वो ग्रेटफुल या थैंकफुल थे फॉर हिम. डन? ऑल राइट. नेक्स्ट है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस टेकिंग देयर अप्रोप्रिएट पार्ट्स फ्रॉम बोथ द बॉक्सेस बिलो. अब देखो कुछ नहीं है, सेंटेंसेस दिए हैं, इसके आगे दो पार्ट्स जुड़ेंगे और दोनों पार्ट्स आपको सेपरेटली एक एक बॉक्स में दिए हुए हैं. दीज आर द सेंटेंसेस, दिस इज कॉलम ए और द बॉक्स ए, देन यू हैव बीन गिवन अनदर बॉक्स दैट इज बॉक्स बी. और आपको क्या करना है, आपको सेंटेंस लेना है, उसमें से बॉक्स ए में से जो उसके साथ फिट बैठता है उसको चूज करना है, बॉक्स बी में जो फिट बैठता है उसको चूज करना है, और सबको एक साथ प्लेस करके एक सेंटेंस बनाना है. क्लियर? तो जल्दी जल्दी हम सेंटेंसेस देख लेते हैं क्योंकि बड़े ईजी से हैं. जैसे देयर वॉज हिज असिस्टेंट ऑन द लाइन, तो ये क्या हो गया आपका सेंटेंस. पार्ट ए में क्या दिया है, बॉक्स ए में से आप लिखोगे एंड आई टोल्ड हिम, और आई हैड कम इन अ व्हील चेयर फ्रॉम इंडिया, ये क्या है बॉक्स बी में से, तो इसको जोड़कर क्या बन गया एक सेंटेंस जो चैप्टर का ही सेंटेंस है. क्लियर? सिमिलरली यू गेट फेड अप विद पीपल आस्किंग यू टू बी ब्रेव एज इफ यू हैव अ करेज अकाउंट ऑन विच यू आर टू लेजी टू ड्रॉ अ चेक. तो डायरेक्ट स्टेटमेंट है, सीधे सीधे लिखना आपको चैप्टर से. देयर ही वाज टैपिंग एट अ लिटिल स्विच इन हिज हैंड ट्राइंग टू फाइंड द वर्ड्स ऑन हिज computer. Similarly, you look at his eyes which can speak and they are saying something huge and urgent. It is hard to tell what. It does not do much good to know that there are people smiling with admiration to see you breathing smell. तो कुछ भी इसमें समझने लायक नहीं है बिकॉज सारी चीजें जो आपके सेंटेंस से डायरेक्ट सेंटेंसेस हैं, तो आपको सिर्फ बॉक्स ए और बॉक्स में से चूज करके उसको कंप्लीट करना है. डन? ऑल राइट. Next exercise is fill in the blanks in the sentences below using the appropriate form of words given in the following box. जैसे guide है तो आप guidance यूज कर सकते हो, succeed का succession, chair, travel का traveling, traveler, traveled, then pale, then draw, true. तो ऐसे बहुत से words दिए हुए हैं, आपको इनका right form यूज करना है in the sentence. ठीक है? जैसे पहला sentence है I met a dash from an antique land. तो मैं किससे मिला, एक पर्सन से, तो वो क्या है ट्रैवलर, तो आप ट्रैवल का क्या बना सकते हो ट्रैवलर. सिमिलरली आई नीड स्पेशल इन मैथमेटिक्स, आई कांट काउंट द नंबर ऑफ टाइम्स आई हैव फेल्ड इन द सब्जेक्ट. तो मुझे एक स्पेशल गाइडेंस चाहिए मैथमेटिक्स में, लिख सकते हैं तो गाइड का गाइडेंस. द गाइड कॉल्ड स्टीफन हॉकिंग अ वर्दी डैश टू इसैक न्यूटन. क्या थे वो वर्दी, सक्सेसर थे, तो सक्सीड का बन गया सक्सेसर. हिज अदर प्रॉब्लम्स डैश इनटू इनसिग्निफिकेंस बिसाइड हिज अनफॉरसीन मिसहैप. तो उसके जो बाकी के प्रॉब्लम्स थे वो किस में चेंज हो गए, तो वो आप यहाँ यूज कर सकते हो. तो ऐसे आपको डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स का डिफरेंट फॉर्मेशन यूज करते हुए 7 सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है. जल्दी से ये सेंटेंसेस देख लेते हैं. जैसे आई मेट अ ट्रैवलर, तो ट्रैवल का बन गया ट्रैवलर. आई नीड स्पेशल गाइडेंस किसमें, इन मैथमेटिक्स, तो गाइड का बन गया गाइडेंस. द गाइड कॉल्ड स्टीफन हॉकिंग a worthy successor, तो succeed का बन गया successor. His other problems paled into insignificance beside this unforeseen mishap. यानी कि उसकी बाकी की चीजें जो प्रॉब्लम्स थी वो सबके आगे फेड हो गई, तो पेल्ड बन गया पेल का. सिमिलरली नेक्स्ट अगर हम देखें द मीटिंग वॉज चेयर्ड, तो मीटिंग में कौन था मेन भाई, तो चेयर्ड लिखा है बाय द यंगेस्ट मेंबर ऑफ द बोर्ड. चेयर किसका क्या बना दिया हमने, चेयर्ड. सिमिलरली सम पीपल से योर्स ट्रूली, लास्ट में बोलते हैं जैसे लेटर में या नॉर्मली मैसेज में, तो ट्रू का बन गया ट्रूली. एंड
एंड आई विश इट हैड बीन अ ड्रॉन, ठीक है, यानी कि वी वुड हैव बीन स्प्रेड द नॉइज ऑफ सेलिब्रेशंस एट लीस्ट, आई विश इट शुड बी अ ड्रॉ मैच, ठीक है, वो होना चाहिए। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि ये ड्रॉ होना चाहिए था, कि वर्ड क्या कि एक जैसा होता, क्लियर, तो उसे कह दिया हमने यहाँ पे ड्रॉ, डन। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, राइट फॉर्मेशंस यूज करनी है डिफरेंट वर्ड्स की, क्लियर, ऑलराइट। नेक्स्ट है लुक एट द फॉलोइंग वर्ड्स, बड़ी ही अच्छी सी एक्सरसाइज है ये। कैन यू क्रिएट अ मीनिंगफुल फ्रेज यूजिंग बोथ दीज वर्ड्स। आपको क्या करना है, एक वर्ड है आपको दिया हुआ, अब आपको एक फ्रेज बनाना है। भाई कैसे बनाओगे, कुछ नहीं, सिंपल स्टेप्स दिए हैं। सबसे पहले आईएनजी लगा दो वर्ब में, जैसे वॉक है लिख दिया आपने, आईएनजी बन गया वॉकिंग। नेक्स्ट स्टेप बोली है यूज इट बिफोर द नाउन, यानी कि यहाँ लास्ट में कोई नाउन डाल दो, ठीक है। फिर आपको लिखना है एन आर्टिकल एट द बिगनिंग, फिर यहाँ पे आर्टिकल लिख दो, वो अ हो सकता है, वो एन हो सकता है, वो द हो सकता है, ठीक है, और क्या बन जाएगा आपका फ्रेज। तो आपको ये समझ आ गया, जैसे कि वॉक का बन गया अ वॉकिंग स्टिक, क्लियर। अब स्टिक क्या है यहाँ पर, वो नाउन है, ठीक है, तो आपने यहाँ पे रख दिया। और वॉकिंग, अब एक स्टिक है तो हमने लिख दिया अ वॉकिंग, एन तो लिखा नहीं सकते क्योंकि वो क्या है कॉन्सोनेंट साउंड, द नहीं लिख सकते बिकॉज स्पेसिफिकली बात नहीं कर रहे, तो अ वॉकिंग स्टिक बन गया क्या आपका एक फ्रेज, डन। अब फ्रेज क्या है उसका मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ, फ्रेज और क्लॉज के बीच में डिफरेंस, हार्डली 5 मिनट्स का वीडियो है, इफ यू वांट यू कैन जस्ट चेक इट आउट, डन, ऑलराइट। सो वैसे ही आपको बोला गया है कि ये कुछ वर्ड्स हैं, आप बनाइए उसका फ्रेज, बहुत ईजी है। जैसे रीड सेशन, रीडिंग सेशन, आगे लगा दो अ एंड द, तो क्या बन गया अ रीडिंग सेशन। वैसे ही अ स्माइलिंग फेस, अ रिवॉल्विंग चेयर, अ वॉकिंग टूर, अ डांसिंग डॉल, अ विनिंग चांस। तो इस तरीके से आप आगे आर्टिकल्स लगा रहे हो और आप यूज कर रहे हो उसको विद द आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देन यू आर प्लेसिंग देम बिफोर द नाउन, जो उनके जस्ट आगे रखा है, क्योंकि सारे नाउन है, सब क्या है, नेम्स है। तो इस तरीके से क्या बन गया, एक मीनिंगफुल फ्रेज बन गया। तो 6 फ्रेजेस आपके हाथ में है, डन, ऑलराइट। नेक्स्ट है यूज ऑल और बोथ इन द ब्लैंक्स। बोथ मतलब जब दोनों की बात हो रही है, कि दोनों, ऑल मतलब सबकी बात हो रही है, पूरे ग्रुप की। जैसे ही हैज 2 brothers डैश आर लॉयर्स, तो उसके 2 भाई हैं, दोनों लॉयर्स हैं, तो 2 बता दिया ना, तो बोथ लिख दो। नेक्स्ट, मोर देन 10 persons कॉल्ड डैश ऑफ देम वांटेड टू सी यू, तो 10 लोगों से ज्यादा ने बात की है, वो सब आपको देखना चाहते हैं, तो ऑल आएगा बिकॉज बोथ तो है नहीं, 10 लोग हैं, तो ये हो जाएगा ऑल ऑफ देम। दे डैश चीयर्ड द टीम, अब दे है, 2 है, कि मोर देन 2 है कैसे पता, तो 2 तो नहीं बोल सकते एग्जैक्टली, बट मोर देन 2 बोल सकते हैं, तो दे ऑल चीयर्ड द टीम, ना कि दे बोथ, ठीक है। डैश हर पेरेंट्स आर टीचर्स, तो उसके पेरेंट्स 2 ही होंगे ना, मम्मी पापा, तो बोथ हर पेरेंट्स आर टीचर्स। हाउ मच हैव यू गॉट, गिव मी डैश ऑफ इट, तुम्हें कितना मिला है, मुझे सबका सब दे दो, क्योंकि हमें नहीं पता वो 2 की बात कर रहा है, तो गिव मी ऑल ऑफ इट। तो इस तरीके से ऑल और बोथ में चूज करना है, बड़ी इजी सी एक्सरसाइज है। सो ही हैज 2 brothers, बोथ आर लॉयर्स, क्योंकि 2 की बात की है। मोर देन 10 person है, तो ऑल ऑफ देम। दे ऑल चीयर्ड, बिकॉज हमें नहीं पता ये 2 हैं क्या, तो 2 से ज्यादा ही होंगे तभी द यूज किया है। देन बोथ हर पेरेंट्स आर टीचर्स, बिकॉज 2 ही पेरेंट्स हैं। एंड हाउ मच हैव यू गॉट, तो गिव मी ऑल ऑफ इट। तो बड़ी इजीली आप ऑल और बोथ को यूज कर सकते हो इन द सेंटेंसेस, क्लियर, ऑलराइट। नेक्स्ट है कंप्लीट ईच सेंटेंस यूजिंग द राइट फॉर्म ऑफ द एडजेक्टिव गिवन द ब्रैकेट्स। तो ब्रैकेट्स में बहुत सारे वर्ड्स हैं, आपको इसका राइट एडजेक्टिव यूज करना है। जैसे माय फ्रेंड हैज वन ऑफ द डैश कार्स ऑन द रोड, तो मेरी फ्रेंड के पास जो बहुत सारी फास्टेस्ट कार्स होती है उनमें से एक कार है, तो इट वुड बी वन ऑफ द फास्टेस्ट कार्स ऑन द रोड। नेक्स्ट, दिस इज द डैश स्टोरी आई हैव एवर रेड, तो इंटरेस्टिंग है, तो दिस इज द इंटरेस्टिंग स्टोरी, राइट, या दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी, कि अभी तक मैंने जितनी भी स्टोरीज पढ़ी उसमें से सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी यही है, क्लियर। व्हाट यू आर डूइंग नाउ इज डैश देन व्हाट यू डिड येस्टरडे, तो अभी तुम जो कर रहे हो वो कल किए हुए काम से इजी है, तो ईजियर, ठीक है। सो रमेश एंड हिज वाइफ आर बोथ डैश, तो दोनों ही क्या है, शॉर्ट हैं, तो वो आप लिख सकते हो शॉर्टर एंड एवरीथिंग, क्लियर। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, रियल या फिर राइट फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव यूज करना है। जैसे इंटरेस्टिंग में हम इंटरेस्टियर यूज नहीं करते, इंटरेस्टियस्ट नहीं, हम यूज करते हैं इंटरेस्टिंग, मोर इंटरेस्टिंग, मोस्ट इंटरेस्टिंग, ठीक है। वैसे ही फास्ट में हम यूज करते हैं फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट, तो सबका डिफरेंट वे होता है, जो डिग्रीज होती है कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, उस पे बेस्ड हमको यूज करना है। तो फास्टेस्ट, मोस्ट इंटरेस्टिंग अभी तक की सबसे अच्छी, देन ईजियर कल से ज्यादा ईजी है, देन दोनों ही क्या है, शॉर्ट है, देन ही अराइव्ड डैश एज यूजुअल, इवन द चीफ गेस्ट केम देन ही डिड, तो वो हमेशा की तरह लेट आया, तो ही अराइव्ड लेट, एंड इवन द चीफ गेस्ट केम अर्लियर, तो उससे पहले आ गए, तो अर्लियर देन ही डिड, तो अर्ली का क्या कर लिया, अर्लियर। तो इस तरीके से बस आपको प्लेस करना है राइट फॉर्म, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, डिग्रीज, अगर आपको क्लियर हो तो, डन, ऑलराइट।
So with this we finally come to an end of all the NCERT solutions of the questions जो कि पूछे गए हैं आपके चैप्टर और विजिट टू कैम्ब्रिज में। बहुत ही अच्छा सा चैप्टर है, क्वेश्चंस भी बड़े मजेदार थे। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए हैं। नाउ यू हैव ऑल्सो गॉट टू लर्न डिफरेंट वर्ड्स, डिफरेंट वेज टू मेक फ्रेजेस, डिफरेंट एडजेक्टिव्स एंड हाउ टू यूज देम। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे विद नेक्स्ट टॉपिक वेरी सून। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। और इस टॉपिक की नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।